घड़ी बहुत स्वागत है आप सभी का द न्यू जेसी शो में। मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा अवस्थी। एक बेहद अहम रैली 22 दिसंबर को आयोजित की गई। सफल रही ये रैली। पहली एक ऐसी रैली थी जो धार्मिक नहीं थी, पहली एक ऐसी रैली थी जो राजनीतिक नहीं थी, और ये ऐसी पहली रैली थी जिसमें कोई एजेंडा नहीं था। ये थी राजपूत समाज की रैली, और एक उदाहरण भी बनी ये रैली कि किस तरह से बिना अशांति फैलाए हुए, बिना किसी शोर शराबे के, बिना किसी हल्ले के 3 लाख के करीब लोग एकत्रित होते हैं। 25,000 उसमें महिलाएं शामिल होती हैं। शांतिपूर्ण तरीके से ये रैली संपन्न होती है, जिसमें संबोधित किया जाता है, समाज के बारे में बताया जाता है, इतिहास बताया जाता है। तो ये बेहद अहम था। लेकिन आखिर इस रैली के क्या मायने थे, क्या है राजपूत समाज के मन में, ये सवाल आपके भी जहन में उठ रहा होगा। और इसलिए इसकी समीक्षा के लिए हमारे बीच चैनल हेड जगदीश चंद्र जी मौजूद है। बहुत स्वागत है सर आपका द न्यू जेसी शो में। सबसे पहले तो आप शादी करके लौटे हैं, आपको बधाई पूरे चैनल की तरफ से और जेसी शो के दर्शकों की तरफ से। एंड शिशिर जो काम शादी भी आपने बहुत योग्य व्यक्ति से की है। अपने चैनल में डिजिटल हेड हैं शिशिर अवस्थी, तो आपका स्वागत है सभी की तरफ से। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपका स्वागत है सभी की तरफ से। नाउ वी कैन गो टू द शो। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। चलिए। हाँ बिल्कुल सर, और क्योंकि द न्यू जेसी शो है, बेहद अहम मुद्दा है इस रैली को लेकर। 22 दिसंबर को जयपुर में जो राजपूत समाज की रैली हुई, आखिर इसे आप किस ढंग से देखते हैं? क्या है राजपूत समाज के मन में? राजपूत समाज के मन में है वो साफ दिख रहा है। इस रैली के 3 बड़े मैसेज हैं। पहला मैसेज ये है कि इट्स एन एमरजेंस ऑफ ए पावरफुल राजपूत फोर्स इन जयपुर। राजस्थान के सिनेरियो में एक शक्तिशाली राजपूत मंच का अभ्युदय। दूसरा यह है कि सत्ता की भागीदारी में राजपूत समाज ने ताल ठोक दी है। चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, अंडर जाट प्रेशर यू कैनॉट इग्नोर अस, यू कैनॉट इग्नोर राजपूत्स। अभी पिछले समय जब एमएल लाठर डीजी बने थे तो काफ़ी प्रतिक्रिया समाज में देखने को मिली थी, लेकिन वो मेरिट पे थे, सीनियरिटी पे थे, उनको बनना था। तीसरा मैसेज इस रैली का जो सबसे बड़ा गया है वो पब्लिक परसेप्शन में एटलीस्ट जो है वो ये गया है, इन पब्लिक परसेप्शन गजन सिंह शेखावत हैज़ रिप्लेस्ड और सब्स्टिट्यूटेड वसुंधरा राजे। ये पब्लिक परसेप्शन है, लेकिन ये जो आकलन है ये तब तक फेयर नहीं हो सकता जब तक कि उसी मंच पे वसुंधरा राजे मौजूद रहती, दोनों मौजूद रहते। पब्लिक का रेस्पॉन्स देखने के बाद ये तय होता हु इज मोर पॉपुलर। बट द ग्राउंड रियलिटी, आज जो ग्राउंड रियलिटी है, आज की तारीख को जो है, इस 27 तारीख को जो रियलिटी है उसमें ये है गजन सिंह शेखावत इज द न्यू लीडर ऑफ राजपूत इन राजपूत कम्युनिटी। सर, स्वर्गीय तन सिंह जी से शुरू होकर लक्ष्मण सिंह जी की ताजपोशी तक श्री क्षत्रिय युवक संघ जो है उसकी पूरी जीवन यात्रा को आप किस तरीके से देखते हैं? जीवन यात्रा महान थी। आप देखिए पिलानी के छात्रावास में स्वर्गीय तन सिंह जी ने जो एक सपना देखा था, एक विचार आया था क्षत्रिय युवक संघ का, श्री क्षत्रिय युवक संघ का, वो आज जो पौधा था वो पेड़ बन के, बरगद का पेड़ बन के आज कहाँ है? आप देखिए सम्मेलन हुआ, लाखों क्षत्रिय युवक, पुरुष, क्षत्राणी युवतियाँ, महिलाएं मौजूद थी। एक लहर थी, एक ऐसा लगा कि एक जैसे सैलाब आ गया है समाज का। तो इन सब का योगदान रहा है। तन सिंह जी 6-7 साल वो रहे, 46 से 54 तक उनका कार्यकाल रहा, प्रेरणा हमेशा देते रहे। उसके बाद में आयुवान सिंह जी बने, वो 54 से लेकर के काफ़ी समय तक वो रहे, 1969 तक जो है। फिर 20 साल तक जो है नारायण सिंह जी रहे। उसके बाद में फिर 32 साल जो है भगवान सिंह जी रहे, और अब उन्होंने लक्ष्मण सिंह जी को अपना जो है वो कार्यभार जुलाई में इस वर्ष सौंपा है। लंबी जीवन यात्रा है हर व्यक्ति ने, इन 4-5 लोगों ने, और इनके अलावा जो बाकी लोग जुड़े हैं, महावीर सिंह जी हैं और अनगिनत लोग हैं, उन सब का योगदान इस यात्रा को आगे बढ़ाने में रहा है। और इसका आज अंतिम परिणाम ये है कि राजपूत समाज की प्रतिष्ठा, ताकत, पावर और अथॉरिटी आज किसी से कम नहीं है। सर, बहुत लंबे समय से, सालों से ये देखा गया कि जो वो राजनीतिक वर्चस्व था राजपूतों का, वो सिकुड़ने लगा था, कम हो गया था। हम रिप्रेजेंटेशन भी देखें तो ये आप इसको क्या, ये जो रिवाइवल हुआ है, कमबैक हुआ है, 3 लाख की भीड़ की जो रैली हुई है,
इसको आप फ्यूचर में कैसे देखते हैं कि कितना रिवाइवल, कितना कमबैक कर पाएंगे इससे? इसमें कोई शक नहीं है कि पिछले कुछ समय से राजपूत समाज हाशिए पे चला गया था। किसी ज़माने में 44 MLAs हुआ करते थे, आज 17-18 MLAs हैं। उसके अलावा पब्लिक परसेप्शन में भी जो है राजपूत समाज की जो धमक थी वो कम हुई है इन वर्षों के अंदर। और ख़ास तौर पे पिछले 3 वर्षों के दौरान जो राजपूत समाज का नेतृत्व तो किसी शक्तिशाली व्यक्ति के हाथ में नहीं रहा, जैसे वसुंधरा राजे के पास था, उनके जाने के बाद और मौजूदा हालात में तो एक वैक्यूम सा आ गया है इसमें। तो ये सही है बात आपकी कि हाशिए पे राजपूत समाज चला गया था, और अब ये जो रैली है उसके कम बैक के लिए, उसके रिवाइवल के लिए एक बहुत बड़ा कदम है, एक बड़ी घटना है। इसका प्रभाव आपको आने वाले दिनों में साफ तौर पे देखने को मिलेगा। सर, इसमें कोई शक नहीं कि राजस्थान के अंदर राजपूतों के धाक जमाने वाली एक रैली थी। मेरा सवाल है कि आप मास्टरमाइंड किसको मानते हैं? और इसमें एक दूसरा जो सवाल मैं जोड़ता हूँ कि क्या जो संघ है उसमें कुछ रणनीतिक आप भी इससे जुड़ गए? देखिए संपादक जी, मास्टरमाइंड है, पर आपका क्वेश्चन बड़ा ब्रिलियंट है। मेरे मन में भी आया था कि आखिर ये रचना कैसे हुई, क्यों तो बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, क्षत्रिय संघ के जो लोग हैं, और बड़े ग्रास रूट पे चलने वाले, पब्लिसिटी से दूर रहने वाले, किसी रणनीति से दूर रहने वाला। और रणनीति है उनके लिए केवल समाज सेवा की, मानव धर्म की है, संस्कारों की है, मूल्यों की है, देश प्रेम की है। तो आखिर ये विचार किसके मन का है? तो मुझे कभी कभी लगता है कि फेस वैल्यू पे मुझे इसमें गजेंद्र सिंह शेखावत और राजेंद्र राठौड़ खड़े दिखाई देते हैं। हो सकता है संघ के भी किसी व्यक्ति का इसमें योगदान हो, कोई बात हुई हो आपसे। और उन दो में भी ज़्यादा मुझे लगता है कि राजेंद्र राठौड़ क्या बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल हैं, 24/7 पॉलिटिक्स करते हैं। और कोई भी सरकार आए, भाजपा की, वसुंधरा आए, दूसरी आए, राजेंद्र राठौड़ का आप हमेशा वहाँ खड़ा हुआ देखते हैं। दैट वे जो है, तो लगता है ऐसा है कि बेसिकली फेस वैल्यू पे चूंकि बेनिफिशियरी गजेंद्र सिंह हैं बेसिकली इसमें जो है, तो उनका आइडिया होगा, और ये कहिए दोनों का आइडिया होगा। लेकिन ज़्यादा मुझे भूमिका इसमें राजेंद्र राठौड़ की दिखाई देती है। लेकिन बेनिफिशियरी राठौड़ एक लिमिटेड वे में है, इसका रियल बेनिफिशियरी गजेंद्र सिंह शेखावत है। सर, इस रैली में लगभग 20,000 महिलाएं मौजूद रही, तो सर क्या मैसेज होगा उनकी मौजूदगी का? उनकी मौजूदगी ऐसी थी जैसे कहा जाता है कि एक ताज़ी हवा का झोंका ऐसी रैली में देखने को मिला। 20-25 हज़ार महिलाएं, और वो भी क्या केसरिया रंग के कपड़ों में, साड़ी में, सब आना इस तरह से। तो एक अलग तरह का अनुभव था उस दिन। आमतौर पे रैलियों में महिलाओं की संख्या इतनी नहीं होती, और होती है तो उस तरह का उत्साह उमंग नहीं दिखाई देता। और उसके बाद में फिर गजेंद्र सिंह शेखावत उतरे मंच से, जब खत्म हुई रैली, महिलाओं के बीच में गए, बड़ा रेस्पॉन्स अच्छा था। तो कुल मिला के एक अच्छा मतलब इसे कहता है मन को सुहाने वाला, आंखों को सुहाने वाला दृश्य था इन महिलाओं की मौजूदगी। और ऐसी आशा की जानी चाहिए कि आगे भी राजपूत महिलाओं का ऐसा सक्रिय योगदान ऐसे सामाजिक फंक्शंस में देखने को मिलता रहेगा। सर, राहुल प्रियंका गांधी की मौजूदगी में 12 दिसंबर को हाल ही में रैली हुई थी महंगाई हटाओ के मुद्दे पर, विशाल रैली थी वो भी। उस रैली की तुलना आप क्षत्रिय समाज की इस रैली से कैसे करते? क्या माना जाए कि जयपुर में जो रैलियों का इतिहास रहा है उससे लेकर एक लंबी लकीर इस राजपूत समाज की रैली ने खींच दी है? इसमें कोई शक नहीं है कि लंबी लकीर खींची है, लेकिन तुलना के आधार समान नहीं है। जी, कांग्रेस की रैली जो है वो एक पॉलिटिकल रैली थी, ये एक नॉन पॉलिटिकल इवेंट था। इसके इन्फ्लुएंसेस पॉलिटिकल ड्रॉ हो सकते हैं, लेकिन फेस वैल्यू पे नॉन पॉलिटिकल थी, वो पॉलिटिकल थी प्योरली। दूसरा उसका एजेंडा पॉलिटिकल था, महंगाई हटाओ, जिससे बाद में राहुल ने हाईजैक करके हिंदू और हिंदुत्व में लेके उसको एक सेपरेट स्टोरी है। इनका एजेंडा था, इनका एजेंडा क्या है? सभी धर्मों का सम्मान करना, दलितों की रक्षा करना, मानव मूल्यों की रक्षा करना, तो बिल्कुल डिफरेंट है। तीसरा यहाँ तक क्राउड का प्रश्न है, इसमें कोई शक नहीं है, उसमें 1-1.5 लाख लोग आए थे। इसमें 3 और 3 के 5 की बात की जा रही है कि बहुत सारे लोग रास्ते में थे, सीकर से जो रूट आता है सारा, उसमें ट्रैफिक जाम में फंसे हुए थे। तो कहाँ 1.5 लाख, कहाँ 5 लाख, 4 लाख, 5 लाख जो है। तो इसमें कोई शक नहीं कि रैलियों के इतिहास में इस रैली ने एक बहुत लंबी लकीर खींच दी है, जिसे आगे जाके क्रॉस करना शायद मुश्किल होगा। सर, इस रैली के अद्भुत के बाद श्री क्षत्रिय युवक संघ क्या आने वाले दिनों में कुछ और बड़े शहरों में इसी तरीके की रैली का आयोजन कर सकता है? और क्यों ना करे, लोकतंत्र है। रैली इतनी अनुशासित थी, इतने संयम में थी, इतने व्यवस्थित थी। ऐसी रैलियां राज्य के और बड़े शहरों में अगर संघ करता है उसका स्वागत है। बस ये है कि शांति व्यवस्था बनी रहे और एक समानांतर लोकतांत्रिक तरीके से मूवमेंट हो लोगों का। तो मेरा खुद का मानना है कि आने वाले समय में कुछ बड़े शहरों में, खासकर डिविजनल हेडक्वार्टर्स पे, ऐसी रैलियां संघ और भी आयोजित कर सकता है। सर, दिल्ली के लुटियन जोन में भी ना सिर्फ राजपूत नेता या लोग
लेकिन दूसरी जाति के लोग भी ये जानना चाह रहे थे कि इस रैली में कौन कहाँ बैठा, कौन कौन आया, मंच पे किसके बगल में कौन था। तो आपको लगता है कि जो ये शक्ति प्रदर्शन हुआ है वो अब राजपूत समाज के बाद अब जाट, ब्राह्मण, SC ST दूसरे समाज के दूसरे वर्ग के लोग भी ऐसा शक्ति प्रदर्शन करेंगे, ऐसी रैलियां कर सकते हैं? निश्चित तौर पे एक प्रेरणा है, ये एक जिसे कहना चाहिए इंसेंटिव है एक तरह से रैली करने का, और सामाजिक विषयों को लेके करेंगे, पॉलिटिकल नहीं करेंगे। तो जाट बड़ी रैली कर सकते हैं, उनका प्रभाव है काफी हर दृष्टि से जो है। इस तरह से ब्राह्मण कर सकते हैं बड़ी रैली, ब्राह्मण तो करने वाले हैं, कोई सम्मेलन करने की बात चल रही है। अभी रिसेंटली जो है SC ST मीणा समाज की एक रैली थी, रैली की बड़ी सभा थी बिरला ऑडिटोरियम में, काफी लोग आए थे वहाँ पे और काफी लोगों ने वहाँ पे बात की। तो उनमें हो सकता है ऐसे क्या जितने भी समाज हैं जुड़े हुए, SC ST के, OBC जो भी हैं, आने वाले दिनों में इसी पैटर्न पे बड़ी रैलियां आपको देखने को मिल सकती है। सर, अगर शक्ति प्रदर्शन के तौर पर अन्य जो समाज है वो भी अगर प्रतिस्पर्धा में उतरते हैं और रैलियां करते हैं, तो आप उनके राजनीतिक, प्रशासनिक और सामाजिक जो मायने है वो किस तरह से देखते हैं? नहीं, ठीक है, अगर रैली अनुशासित है, अगर रैली शांतिपूर्ण है, अगर रैली सुव्यवस्थित है तो किसी कोई आपत्ति नहीं। सरकार की प्रॉब्लम है ना, लॉ एंड ऑर्डर का कोई इशू है। लेकिन रैली के कारण से अगर विभिन्न वर्गों के बीच, विभिन्न धर्मों के बीच, विभिन्न लोगों के बीच, समुदायों के बीच अगर कोई तनाव की स्थिति पैदा होती है या अनफेयर कंपटीशन स्थिति पैदा होती है तो अनफॉर्चुनेट है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि चूंकि सभी प्रकार के जो वर्ग हैं, जो समाज हैं, ब्राह्मण हैं, SC ST है, जाट हैं, इनका जो नेतृत्व है वो काफी मैच्योर और पढ़े लिखे लोगों के हाथ में है। इसलिए ऐसी स्थिति कभी नहीं बनेगी कि कहीं सरकार को हस्तक्षेप करना पड़े या कोई लॉ एंड ऑर्डर का इशू वहां पे आए। तो ऐसा माना जाना चाहिए कि राजस्थान में फिलहाल ऐसा कोई तनाव या अंतरवर्गीय तनाव, तनाव जो इंटरग्रुप्स का जो तनाव है, ऐसी कोई स्थिति बनने वाली नहीं है। सर, इस रैली की सबसे अच्छी बात जो नजर आई, सभी वक्ता मंच पर पहुंचे, मंच से सभी ने राष्ट्र निर्माण, चरित्र निर्माण, दलित संरक्षण की बात की, और इसके अलावा कि सभी धर्मों का सम्मान करने की बात जो कही गई है, इसे किस ढंग से देखते हैं? ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है जी, बहुत अच्छी शुरुआत है। आज के इस माहौल में जहाँ के धर्म और राजनीति को जोड़ के, धर्म और जाति को जोड़ के लोग लाभ उठाने की कोशिश करते हैं, पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश करते हैं, उसमें समाज का इस तरह से आगे आना और मानवीय मूल्यों की बात करना, संस्कारों की बात करना, आदर्श की बात करना, राष्ट्र प्रेम की बात करना, दलित संरक्षण की बात करना और सभी धर्मों को साथ लेके चलने की बात करना, हिंदू मुस्लिम एकता की बात करना, एक बिल्कुल एक नया, एक अच्छी लगने वाली चीज है जिसे कहते हैं। तो बहुत अच्छा लगा और इस प्रयास की सराहना की जानी चाहिए। सर, इस रैली में दिए गए अपने 12 मिनट के भाषण से प्रताप सिंह खजरियावास जी बहुत ही उत्साहित दिखे और बहुत ही खुश दिखे। तो सर, ऐसा क्या था उनके भाषण में? उनके भाषण में क्या था उनके भाषण में? उनके भाषण में काफी संजीदगी थी, मैच्योरिटी थी, और उन्होंने कहा कि सभी धर्मों और जातियों का सम्मान होना चाहिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक होने चाहिए। सेकुलर लाइंस पे था उनका भाषण। और उन्होंने कहा कि दलितों की रक्षा के लिए कृत संकल्प है और अगर गर्दन कटानी पड़े तो राजपूत गर्दन भी कटाएगा। काफी अच्छा भाषण था उनका, 12 मिनट का भाषण था, वो वायरल हुआ, बहुत जबरदस्त भाषण उनका। और दिल्ली में भी उनके भाषण की तारीफ हुई, जयपुर में भी तारीफ हुई। उन्हें ये लग रहा है कि वो भी एक मेजर बेनिफिशरी हैं इस रैली के। और वैसे प्रताप सिंह जुझारू आदमी हैं, आप देखते हैं हर लोकल मुद्दे पे उस मुद्दे को उठाते हैं वो, और उनका अपना एक प्रभाव है। तो उनको फॉर्चुनेटली अपनी ही जाति का एक मंच मिल गया, अपने समाज का, अपनी बात कहने के लिए। तो इससे क्या हुआ, कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति है, जो गहलोत का दरबार है, मुख्यमंत्री का दरबार है, उसमें जो पोजीशनिंग थी प्रताप सिंह की, आज वो ऊपर चली गई है, उसका फायदा उनको हुआ है। कुल मिला के प्रताप सिंह इसलिए गदगद है। सर, हमने प्रताप सिंह खाचरियावास जी की बात की, तो जो अशोक गहलोत साहब के जो हनुमान हैं, धर्मेंद्र राठौर, उनका भी रोल रहा। वो पहले से ही बहुत उत्साहित थे और ऐसी जब भी राजपूतों की रैलियां होती हैं वो उसको कंडक्ट कराने में, सब कुछ में बहुत एक्टिव रहते हैं। सर, अब आगे इनके पूरे भाषण के क्या मायने थे, और उसके अलावा क्या कांग्रेस में, राजस्थान कांग्रेस में राजपूत पॉलिटिक्स में उनका कद बढ़ेगा, ऐसा लगता है आपको? देखिए, गहलोत साहब के पॉलिटिकल लाइफ में ये हनुमान जो है धर्मेंद्र राठौर, ये एक असेट हैं, आप ये मानिए इनको। कई काम ऐसे होते हैं पक्ष के, विपक्ष के, पायलट कैंप के, दूसरे लोगों के, कुछ डिसग्रंटेड लोगों के, नाराज लोगों के, जिनके काम नहीं हो पाते हैं, तो धर्मेंद्र राठौर उनके पीछे कड़ी बनते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप उन्हें कन्विंस कर दें कि जो काम आप लेके गए हैं ये गहलोत साहब के इंटरेस्ट में है, मुख्यमंत्री के इंटरेस्ट में है, तो उसके लिए लड़ेंगे।
उसका कोग्निजेंस लेंगे, उस काम को उठाएंगे, सीएम क्या जाएंगे। और ये एक बड़ी बड़ी अच्छी और चौंकाने वाली बात भी है कि गहलोत के दरबार में दरबारी तो बहुत हैं, वफादार बहुत हैं, चलती बहुत कम लोगों की है। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है अशोक गहलोत का, उसमें लोगों की नहीं चलती है, बहुत वेरी लिटिल जिसे कहते हैं। उस सारे हालात में धर्मेंद्र राठौड़ एक एक्सेप्शन है, तो जिस मुद्दे को लेकर जाते सिलेक्टिवली हैं, लेकिन वो काम होता है। तो क्या पक्ष विपक्ष जो संतुष्ट खेमा है, चाहे कांग्रेस में चाहे कहीं बाहर है, उनको कोई काम पड़ता है सरकार में या मुख्यमंत्री से है, तो एक पुल का काम करते हैं, जाते हैं, करते हैं, एक जो लार्ज पॉलिटिकल उदारता दिखाते हैं और उस काम को उन्हें करवाते हैं। वैसे मुख्यमंत्री के दरबार में कई लोग हैं, आप देखिए देवाराम हैं, बहुत अच्छे, वो भी एक लिंक का काम करते हैं। उनको भी ये आधार होना चाहिए कि काम जो सिफारिश आई है वो मुख्यमंत्री के इंटरेस्ट में है, तो फिर उससे लड़ेंगे, उसको करवाएंगे। ऐसी पाराशर की स्थिति है, वो सारा एरिया देखते हैं वहाँ पे। इसी तरह से आगे चल के ऊपर जाते हैं तो आपको कुलदीप राका दिखाई देते हैं, हालांकि वो पॉलिटिकल नहीं है, वो ब्यूरोक्रेटिक हैं। और सीएम खुद कह चुके हैं कि आधा सीएम तो कुलदीप ही है, ये खुद कह चुके हैं। तो बहुत अच्छा चल रहा है। एक डिलीवरी का मुद्दा कभी कभी आता है, लेकिन उसमें क्या करो, सीएमओ के हाथ बंधे रहते हैं, कई बार पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इतना ज्यादा होता है। तो कुल मिला क्या है कि अशोक गहलोत की एक अच्छी टीम बनी हुई है, कुलदीप राका, देवाराम, पाराशर एंड अदर्स आपके जो हैं। तो उसके सारे माहौल में एक ये जो पॉलिटिकल ट्रबल शूटर हैं धर्मेंद्र राठौड़ जो हैं, ये एक असेट हैं और इस असेट के परिणाम उनको दिखाई देते हैं। लेटेस्ट उनका परिणाम ये हुआ, कंट्रीब्यूशन जो है गहलोत की फिलोसफी में, कि वो इसमें चले गए, राजपूत समाज के इस मंच पे उन्हें बुलाया भी गया, उन्हें सुना भी गया। तो एक तरह से कांग्रेस की एंट्री हो गई उस मंच पे, जो कि आमतौर पे भाजपा समर्थक माना जाता है। हालांकि वो कहते हैं कि हमारा राजनीति से कोई लेना देना नहीं, लेकिन परसेप्शन है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते आसानी से। उस परसेप्शन में कांग्रेस की एक बड़ी एंट्री धर्मेंद्र राठौड़ की मार्फत इस मंच में हुई है वहाँ पे जो है। दूसरा क्या है, धर्मेंद्र राठौड़ का एक रोल रहा है बाकायदा इसके अंदर। और रोल क्या रहा है कि जब गहलोत साहब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे 1988 के उस काल में जो है, तो उस समय ये लाए थे कि SC ST OBC के अलावा आर्थिक आरक्षण का एक बिल होना चाहिए। ये उनके दिमाग का उपज थी उस समय जो है। तो उस समय उन्होंने मानस बनाया सीएम ने कि 14% आरक्षण दिया जाए। विधानसभा से पास करवाया, केंद्र गया, केंद्र में जाके अटक गया। अब इतने सालों बाद फॉर्चुनेटली नरेंद्र मोदी ने 2019 में पार्लियामेंट में इसको पास करवाया, लेकिन 14 से घटा के 10% कर दिया। कोई बात नहीं, एक शुरुआत तो हुई, लेकिन साथ में शर्तें ऐसी लगी उसके अंदर भूमि की, इनकम की, कि वो रेलिवेंट नहीं लगा। तो फिर समाज के लोग धर्मेंद्र राठौड़ से मिले, ये सीएम से मिले, सीएम ने सुना, लॉजिकल बात थी, सामने राठौड़ का चेहरा था, हैं, तो उन्होंने उसको स्वीकार किया। वो 8 लाख का रिलैक्सेशन जो था इनकम का, वो दिया। तो अब परिणाम क्या हुआ इसका कि 2,500 राजपूत युवाओं को जाने से सरकार में जो नौकरी मिली। तो इसका कॉन्ट्रीब्यूशन है बाकायदा इस तरह से जो है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने बहुत अच्छा लिखा है, उन्होंने लिखा है कि कांग्रेस एंड दिस धर्मेंद्र राठौड़ डिड नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी टू क्रेडिट अशोक गहलोत फॉर दिस रेजोल्यूशन। अब है कि आने वाले कल पे इसका क्या प्रभाव है उनके पॉलिटिकल कैरियर पे, तो क्या है 2-4-5 दिन में किसी बोर्ड के चेयरमैन बन जाएंगे वो जो है। तो उनको इसमें कोई खास नहीं होता, क्योंकि उनका एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी का जो पावर है, जो रूप है, वो इतना व्यापक है कि मंत्री से बड़ा है। तो बन जाएंगे कहने के लिए दैट वे, और बनेंगे कब नहीं कहा जा सकता। पहले 29 की बात थी, आज मगन साहब आए थे, वो बिना मिले अशोक गहलोत से चले गए लौट के। तो जब भी होगा, फर्स्ट वीक में होगा, सेकंड वीक में होगा, जब भी होगा तो वो वहाँ होंगे उसमें जो है। अब देखने की बात यह है कि उनके चेयरमैन बनने के बाद में उनका प्रभाव, उनका रोल उस तरह से बना रहता है कि नहीं। लेकिन कुल मिला के ये है, कांग्रेस की एंट्री धर्मेंद्र राठौड़ की मार्फत हुई, अच्छा रोल प्ले किया उन्होंने, लोगों का दिल जीता उन्होंने, वहाँ पे इस मुद्दे को उठाया। और गजेंद्र सिंह शेखावत जो बैठे थे उनको भी प्रेरित किया कि भाई आप भी जोड़ो इस मुद्दे में आकर हमसे, जो है इज फाइन। सर, एक राजनेता होने के बावजूद गजेंद्र सिंह शेखावत का भाषण बहुत ही गैर राजनीतिक रहा, तो सर इसके राजनीतिक मायने क्या है? राजनीतिक मायने इसके आप एक बार फिर से बताएंगे? सर, एक राजनेता होने के बावजूद गजेंद्र सिंह जी का भाषण बहुत ही अराजनीतिक रहा, गैर राजनीतिक। तो सर इसके क्या मायने होंगे, राजनीतिक मायने? देखिए, इसके राजनीतिक मायने ये हैं कि एक तो उनके भाषण में जो है ना, इस बार किल नहीं था, शालीनता थी, गैर राजनीतिक था। और इसकी तारीफ हुई, दिल्ली में तारीफ हुई, जयपुर में तारीफ हुई वहाँ पे। और जब धर्मेंद्र राठौड़ और प्रताप सिंह खाचरेवास ने ये कहा कि रेजोल्यूशन के इस मुद्दे को और आगे ले जाने के लिए जो हमने रिलैक्सेशन दिए हैं राजस्थान में, इसको दिल्ली वाले भी लागू करें भारत सरकार में जो है, उसके लिए मुद्दे उठाए उन्होंने। और उन्होंने अपेक्षा की गजेंद्र सिंह राठौड़ से
कि केंद्रीय मंत्री होने के नाते, अमित शाह मोदी के क्लोज होने के नाते इस मुद्दे को उठाएंगे, तो उन्होंने मौन धारण किया। उसके राजनीतिक कारण रहे होंगे और उन्होंने हाथ जोड़ के खड़े होकर कहा कि कई मित्रों ने यहाँ पे जो है राजनीति की बात की है, लेकिन मैं राजनीति की बात नहीं करूँगा, मैं समाज के मंच पे खड़ा हूँ और मेरी जो ग्रूमिंग हुई है संघ में वो इस तरह की हुई है कि मैं समाज के मंच का उपयोग राजनीतिक कामों के लिए नहीं करना चाहता। तो एक तरह से उससे बचे भी सही, उस जिम्मेदारी से ओढ़ने से, लेकिन बड़ी शालीनता से उन्होंने उस अवसर का उपयोग किया और कुल मिला के सारे प्रोसेस में जो है उनका जो भाषण था वो तो भाषण वैसा ही था, उसको प्रमोट करने वाला मानवीय मूल्य, धर्म, सेकुलर सब ये भाषण था उनका अच्छा। लेकिन कुल मिला के ये है कि ही इज ए बेनिफिशियरी, जो उन्होंने इससे बचने की कोशिश की उस मुद्दे में उतरने से जो है वो उनके पक्ष में गया अल्टीमेटली। और दिल्ली और जयपुर में इस बात की तारीफ हुई कि उन्होंने राजनीतिक मुद्दे के लिए या उसका आश्वासन देने के लिए एक सामाजिक मंच का उपयोग नहीं किया, तो ही इज ए बेनिफिशियरी। सर, राष्ट्रीय युवक संघ के इस पूरे कार्यक्रम में बहुत चुनिंदा राजनेताओं को बोलने का अवसर मिला। कांग्रेस से हम बात करें तो धर्मेंद्र राठौड़ को बोलने का अवसर मिला, प्रताप सिंह खाचरियावास को मिला, और बीजेपी से गजेंद्र सिंह शेखावत को मिला, राजेंद्र राठौड़ को मिला। लेकिन मंच पे और भी कई नेता थे जो राजपूत भी थे, दूसरी जातियों के भी थे, कांग्रेस से महेश जोशी थे, रामवर सिंह भाटी थे, और भी कई राजेंद्र गुड़ा थे, लेकिन उनको बोलने का अवसर नहीं मिला। इस बात का शायद उनको मलाल भी रहा, खासतौर से राजपूत लीडर्स को। और भारतीय जनता पार्टी से भी दिया कुमारी थी, राज्यवर्धन राठौड़ थे, अरुण चतुर्वेदी थे, कई बड़े छत्रप थे। तो क्या कारण रहे, बैलेंस पॉलिटिक्स देखने को मिली मंच पर, एक दो कांग्रेस के, दो बीजेपी? नहीं, देखिए बैलेंस जैसी बात तो क्षत्रिय संघ ने की हो या ऐसा दिमाग लगाया, मुझे नहीं लगा। वो एक हो गया, हो सकता है कुछ लोगों का डिज़ाइन हो, इससे संघ देख नहीं पाया हो, इससे माइंड अप्लाई नहीं कर पाया हो, और उस डिज़ाइन के तहत ऐसा हुआ हो, लेकिन संघ का कोई ऐसा डिज़ाइन नहीं था, आई एम वेरी श्योर। सेकंड मुद्दा आपने कहा महेश जोशी, तो महेश जोशी तो देखिए मैं कई बार कह चुका हूँ कि वैभव गहलोत से हटके अगर अशोक गहलोत के राजनीतिक उत्तराधिकारी हैं तो महेश जोशी। वो हर फंक्शन में जाते हैं, हो सकता है सीएम ने भी कहा चले जाओ तुम, मैं तो जा नहीं रहा जो है, और खुद भी जा सकते हैं वहाँ पे जो है। तो उनके बोलने की ज़्यादा अपेक्षा भी नहीं थी और आशा भी नहीं थी कि मंच पे बोलने जाएंगे। नॉन राजपूत लीडर हैं, राजपूत का मंच था, लेकिन राजपूत लीडर दो वहाँ मौजूद थे, दिया कुमारी और आपके राज्यवर्धन राठौड़। इनका मंच पे नहीं जाना या इनको बोलने का अवसर नहीं देना, इनका जिक्र नहीं करना, इनका उस तरह का रिकॉग्निशन नहीं होना, इट इज़ नॉट फेयर। लेकिन हो गया वो, दैट्स ऑल। लेकिन सर, इनमें सबसे बड़ा जो बात थी वो थी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी, सतीश पूनिया। और लोग बाहर ही कहते सुने गए कि सतीश पूनिया जाट है, लेकिन और एक पार्टी के अध्यक्ष भी हैं। बहुत साहस उन्होंने दिखाया राजपूत समाज के मंच पर जाकर। उन्होंने अपना धर्म निभाया। आखिर आप देखिए कि शुरू से लेकर आज तक जो है, जो राजपूत समाज का जो ट्रेंड रहा है, वो जनसंघ, स्वतंत्र पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, इसकी तरफ थोड़ा झुकाव रहा है ना उनका। और वो प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उनका जाना बनता है, और फॉर्चुनेटली उनको बुलाया गया। अब मंच में उनको वही बात है ना, नहीं बुलाया गया, वो वही बात है, उसी कैटेगरी की बात है। ये आपकी जो है, जो दिया कुमारी उनकी है, थोड़ा सा डिफरेंट बात ये है कि ये जाट थे, ये राजपूत नहीं थे। तो टेक्निकली नहीं गए तो कोई खास बात नहीं है, लेकिन सतीश पूनिया गए वहाँ, अच्छे से बैठे, उन्होंने अपनी हाजिरी लगाई। अब उस पर कुछ लोग कह सकते हैं कि ऑन स्लॉट होगा इसका, कि उनसे जाट वोटर नाराज होंगे कि आप राजपूत समाज में चले गए। मैं नहीं समझता है, छोटी बातें हैं, और जिस पद को ग्रहण कर रहे हैं और संभावित उम्मीदवारों में हैं, तो उन्होंने जो किया ठीक किया। बुलाते तो अच्छा था, नहीं बुलाया तो कोई खास बात नहीं। सर, इस रैली में कुछ बातों को छोड़ दिया जाए तो इस रैली का चेहरा, चरित्र, फिलोसफी, आइडियोलॉजी काफी हद तक आरएसएस से मेल खाती है। ऐसे में दोनों संगठनों की कार्यशैली के अंदर आप क्या अंतर नजर आता है? कार्यशैली लगभग एक समान है, सिवाय सेकुलर एजेंडा को लेके, बाकी बिल्कुल सब एक समान है। आरएसएस चरित्र निर्माण की बात करता है, संघ निर्माण की बात करता है, राष्ट्र निर्माण की बात करता है आरएसएस, ये राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं। वो मूल्यों की बात करता है, ये मूल्यों की बात करते हैं। इसके अलावा युवकों को प्रेरित करने की बात होती है, ये प्रेरित करने की बात करते हैं। दलितों में संरक्षण की बात वो भी करते हैं, ये भी करते हैं। लेकिन हिंदू मुस्लिम एकता और जो सेकुलर है, जिसमें कहते हैं कि सभी धर्मों का हम सम्मान करते हैं, फेस वैल्यू पे आरएसएस ही सम्मान करता है, लेकिन एक्चुअल जो व्यवहार में दिखता है, हमें हिंदू मुस्लिम एजेंडा जो दिखता है, देश को दिखता है, वो इनका नहीं है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो एक जिसे मैंने पहले कहा था, एक ताज़ी हवा का झोंका दिखाती है। एक दर्शन जो है इतने बड़े समाज का, उसमें सभी धर्मों का सम्मान करने का है। इस दृष्टि से लगभग समान होते हुए भी
इनका एजेंडा, इनकी कार्यशैली आरएसएस से थोड़ा बेटर दिखाई देगी। सर चूंकि हम कंपैरिजन कर रहे हैं दोनों संगठनों का, तो आरएसएस भी गैर राजनीतिक है, लेकिन केंद्र में, राज्यों में जब भी कोई फैसले होते हैं भाजपा सरकार द्वारा, तो उसमें उनका हस्तक्षेप भी होता है, राय मशवरा भी होता है। तो क्या अगर 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में बनती है, तो क्षेत्रीय संघ का भी इसी तरह का रोल रहेगा? कह सकते हैं, रूल्ड आउट नहीं है। या 2 आरएसएस हो सकते हैं, 2 पावर सेंटर हो सकते हैं, अदर देन द बीजेपी इटसेल्फ, जो लोग इलेक्ट होकर आते हैं, जो हाईकमान जो उनका है। आज जैसे भाजपा में एक पद बना हुआ है जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें चंद्रशेखर है, तो ऐसे एक पद देर सवेर, अभी चूंकि चुनाव में समय पड़ा है, 2 साल पड़े हैं, और राजपूत समाज अगर ऐसी करवट लेता है और आगे जाके संघ कैसा रूप धारण करता है, एक फोर्स के रूप में डेवलप होता है, तो नहीं चाहते हुए भी संघ की तरफ से कोई इनको इशारा, कोई इनको संकेत जा सकता है, दैट विल काउंट एट दैट टाइम जो है। और अगर ऐसी सरकार बनती है तो मान के चलिए, पहली बात तो पॉलिटिकल मुद्दे या बड़े मुद्दे संघ उठाएगा नहीं, युवक संघ, लेकिन अगर कुछ मुद्दे समाज कल्याण के, जन कल्याण के मुद्दे उठाए, तो जो भी भाजपा सरकार होगी, अगर वो बनती है, तो अशोक गहलोत के रहते राइटर है बहुत बड़ा, ये ठीक है, अगर वो बनती है तो निश्चित तौर पर उनकी सुनी जाएगी, और उनका श्रेय भी आरएसएस के आसपास ही कहीं होगा, उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं होगा। लेकिन सर उसके लिए उनको अपना राजनीतिक पृष्ठभूमि को बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, जब नंबर ज्यादा होंगे तभी बोल पाएंगे शायद। हाँ, वो ठीक है आपका कहना। इसका मतलब मैं मानता हूं कि अब जो चुनाव होंगे 2023 के और 2024 के, तो निश्चित मान के चलना, आज जो राजपूत रिप्रेजेंटेशन है, उनका जो कोटा है, जो प्रतिनिधित्व है, वो आज जो है उससे बढ़ेगा, और उस बढ़ोतरी के अंदर, उसके एम्पावरमेंट के अंदर इस रैली का और आने वाली और रैलियों का जो इम्पैक्ट है वो साफ नजर आएगा। सर क्या आरएसएस की तरह क्षत्रिय संघ भी 2023 के चुनाव में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के चयन में अपनी पसंद या नापसंद इंगित करेगा? देखिए, जैसे आदित्य ने कहा कि आप उसमें जो है पॉलिटिकल, सेमी पॉलिटिकल पावर ग्रुप में डेवलप हो जाएंगे, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में आपका हाथ हो जाएगा। टिकट डिस्ट्रीब्यूशन ये नहीं कि एक्स को दो कि वाई को दो, इसलिए भी राजपूत समाज का कोटा बढ़ना चाहिए। और जब ऐसा हुआ वहाँ पे, तो निश्चित तौर पे फिर वो मुख्यमंत्री बनने की बात अगर आ गई कभी, तो जो आरएसएस का रोल मैंने कहा है, वो सेमी आरएसएस का रोल इनका भी हो जाएगा, इनके पसंद नापसंद भी काउंट करेगी वहाँ पे। इज राइट। सर आज पॉलिटिकली हम राजपूत समाज को देखें तो डिवाइड सा नज़र आता है, क्योंकि अलग अलग दलों में अलग अलग राजनेता हैं राजपूत समाज के, वो लीड करते हैं अपनी अपनी पार्टियों में, लेकिन अपने इतिहास, अपने गौरवपूर्ण और शौर्यपूर्ण इतिहास को लेकर क्षत्रिय युवक संघ के साथ वो पूरी तरह चट्टान की तरह खड़े नजर आए, और ये साबित कर दिया जयपुर के अंदर। देखिए, जहाँ तक पॉलिटिकल लाइंस का सवाल है, कोई भी समाज है बटा हुआ है, कुछ लोग भाजपा में हैं, कुछ लोग कम्युनिस्ट हैं, कुछ लोग कांग्रेस में हैं, कुछ लोग कहाँ हैं, वो तो अलग अलग हैं। देखिए, उसमें कोई नई बात नहीं है। रही बात इसकी कि ये जो नया बैनर है, या जो बैनर तो पुराना था, यही क्षत्रिय युवक संघ वाला जो है, इसको जिस ढंग से ये निखर के सामने आया है, तो मान के चलिए निश्चित तौर पे कि इसका प्रभाव बढ़ेगा, और इनके कारण से जो आपके दूसरे हैं उसका भी प्रभाव बढ़ेगा, इससे जो एडजॉइनिंग जो इंस्टीट्यूशंस हैं। तो ये सही है कहना आपका कि ऐसा होगा। सर, क्षत्रिय युवक संघ के बड़े पदाधिकारी हैं महावीर सिंह, उन्होंने एक बात बोली है कि जब पहली विधानसभा थी तो उस वक्त एक बड़ी संख्या थी, 160 में से 57 राजपूत विधायक थे, और आज स्थिति यह है कि 17 200 में से रह गए। इसे किस तरीके से देखते हैं? नहीं, ये ठीक है, ये उनकी निराशा है, डिसअपॉइंटमेंट है, अफसोस है कम्युनिटी के बारे में। नॉन पॉलिटिकल है तो क्या हुआ, समाज की बात तो करेंगे ना, समाज का रिप्रेजेंटेशन तो करेंगे। यहाँ 17-18 लोग हैं, मैंने कहा किसी ज़माने में 44 भी हुआ करते थे, आप देखिए पिछले साल ही 26 थे। हालांकि भास्कर ने तो आज भी उनको 21 लिखा है, तो 21 हैं, 18 हैं जो हैं मोर और लेस जो हैं। तो ये जो आप कह रहे हैं कि ऐसा इनके कहने से आगे बढ़ेगा जो है, आप यही कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल। आज स्थितियां जो है वो बिल्कुल अलग है। हालांकि पिछली 2013 में जब वसुंधरा राजे सरकार थी, भाजपा की सरकार थी, तो ठीक है, आपका कहना सही है। देखिए, उनका जो स्टेटमेंट है इंगित करता है, इशारा देता है, अगली बार जब टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हो विधानसभा और लोकसभा के अंदर, तो राजपूत वर्ग का कोटा बढ़ना चाहिए, स्पष्ट संकेत इस बात की ओर है। सिर्फ वही चुनाव के लिए लेकर सवाल है कि 2023 का चुनाव जो होगा, विधानसभा चुनाव, और 2024 का लोकसभा चुनाव होगा, यानी उसमें राजपूत जो उम्मीदवारों का प्रतिशत है वो बढ़ेगा? निश्चित तौर पे बढ़ेगा। ये सब इंटरलिंक क्वेश्चन हैं एक दूसरे से। जब आप एक तय कर देंगे कोटा, आपने एक बात उठाई, कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो,
राजपूत समाज का एक माहौल बना कि इनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। इनका प्रॉपर प्लेसमेंट मेरिट पे होना चाहिए, जो इनका हक बनता है इनको मिलना चाहिए। तो चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, तो निश्चित तौर पे दोनों ही पार्टियों का जो कोटा होगा राजपूत टिकटों का, एक तरह से विधानसभा में हो चाहे लोकसभा में, बढ़ेगा निश्चित। सर, रैली में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की गैर मौजूदगी चर्चा का विषय बनी रही है। क्या इन लोगों को बुलाया नहीं गया, आमंत्रित नहीं किया गया, और यदि ऐसा है तो जो सिलेक्टिव इन्विटेशन गया है उसके पीछे आखिर क्या आधार रहा होगा? क्योंकि अगर संघ की बात करें तो संघ की विचारधारा में तो सब एक समान है, फिर क्या वजह रह सकती है? इसके बारे में राजेंद्र राठौड़ का कहना है जी कि अगर हम सीएम और फॉर्मर सीएम पायलट इनको बुलाते हैं तो वो खाली सेरेमोनियल इवेंट बन जाता है कि अमुक व्यक्ति आया, उन्होंने भाषण दिया, आए चले गए, और मंच एक तरह से देखा जाए, ये किसी दूसरे व्यक्ति का कहना था कि हाईजैक हो जाता है। जो पर्पज है समाज पे फोकस करने का, फोकस समाज पे नहीं रहता है, इसलिए बड़े बड़े लोगों को आमतौर पे नहीं बुलाया गया। रही बात वसुंधरा राजे को नहीं बुलाने की, क्योंकि अशोक गहलोत तो कांग्रेस के हैं, ठीक है, वसुंधरा राजे भाजपा में, राजपूत हैं खुद ही, वो डिजाइन हो सकता है आयोजकों का और हो सकता है, लेकिन ये तय है कि इन्विटेशन नहीं गया, इसमें कोई संदेह नहीं इस बात के अंदर। यहाँ फिर मेरा कहना ये है, इट वुड हैव बीन फेयर अगर एक सीनियर राजपूत लीडर के नाते जो 10 साल मुख्यमंत्री रहा है यहाँ पे, और इसी प्रताप फाउंडेशन और इसी राजपूत सभा भवन से जुड़ा रहा है, और पिछले साल जोधपुर भी वो गई थी, उसके अंदर 17-18 में शायद गई थी वहाँ राजपूत समाज के सम्मेलन में, तो बुलाना चाहिए। एजेंडा चाहे कुछ भी हो आपका, लेकिन एक प्रोप्राइटी कहती है कि जिस तरह से मैंने कहा ना आपसे कि राज्यवर्धन राठौड़, दिया कुमारी जो है और वसुंधरा राजे, बुलाना चाहिए, मान सम्मान रखना चाहिए, बैठाना चाहिए मंच पे। वो थोड़ा सा हुआ, अनफेयर हुआ, हो गया। सर, सतीश पूनिया जी मंच पे दिखे इस पूरे, तो कई लोगों के लिए चौंकाने वाला था। कई लोग कह रहे थे कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि दूसरे समाज के लोगों को भी, दूसरे को भी बुलाया गया, लेकिन जब सतीश पूनिया जी आए और उनको निमंत्रण दिया गया, तो फिर गोविंद सिंह डोटासरा जी को निमंत्रण क्यों नहीं गया और वो उनकी एब्सेंस क्यों रही? इसको आप कैसे देखते हैं? इसको मैं ऐसे देखता हूँ कि ऐसे ही बस, जैसे कई दफा कहता ना, आप लिस्ट बनाते हो तो बीजेपी के लोग दिखते हैं आपको, साथ में आपको राजपूत दिखते हैं, वो जाट हैं एक तरह से। हालांकि पूनिया को बुलाया है, लेकिन वो पार्टी के चीफ हैं यहाँ पे जो है, उनके पोजीशन डिफरेंट है। लेकिन अगर महेश जोशी को बुला सकते हैं आप, ठीक है, तो उनको भी बुलाना चाहिए था। अब बस हो जाता है, कई दफा रश होता है, इतना प्रोग्राम में आदमी उलझा होता है, सोच नहीं पाता, और कई दफे ये भी सोचता है आदमी कि ठीक है अभी ये तो कांग्रेस के हैं और जाट हैं, आएंगे कि नहीं आएंगे। लेकिन डोटासरा को इस बात का दुख जरूर है कि उन्हें क्यों नहीं बुलाया गया। उनका कहना है कि मेरे को एक फोन ही कर देते आप तो मैं चला आता, और उन्होंने कहा चूंकि मुझे बुलाया नहीं था, तो मैंने, एक अच्छा फंक्शन था, समाज का फंक्शन था, ये एक अच्छा प्रेरणा वाला फंक्शन था, सुधार की बात कर रहे थे, तो मैंने यूट्यूब पे सारे नेताओं के भाषण सुने, इसके ऊपर सारी प्रोसीडिंग देखी, और मैंने अपने जाट भाइयों से कहा कि देखो भी समाज की तरह अपने को वैसे अनुशासन में रहना चाहिए, और इस समाज की तरह जो राष्ट्र निर्माण, चित्र निर्माण की बात हो रही है, वो हमें भी चरित्र निर्माण करना चाहिए। तो डोटासरा को अफसोस है थोड़ा सा कि नहीं बुलाया, लेकिन उन्होंने नहीं बुलाने के बावजूद एक जिम्मेदार नागरिक के नाते और एक रेस्पॉन्सिबल पार्टी अध्यक्ष के नाते उनके उस फंक्शन को, उसके जो सुधारवादी अप्रोच थी, उसको सराहा। सर, राजपूत समाज का बहुत बड़ा कार्यक्रम था, पूरा देश जानता था, लेकिन राष्ट्रीय नेताओं को नहीं बुलाया गया इस कार्यक्रम में। बड़ी बात है, राष्ट्रीय नेता थे, अलग अलग पार्टियों के बड़े बड़े, उनको लेकर भी इंतजार था उनको, लेकिन यहाँ पर वो दिखे। एक्चुअली क्या है कि अभी प्रताप फाउंडेशन को, क्षत्रिय युवक संघ को हो, इन सबका फोकस है ना एक तरह से राजस्थान पे रहा है। हालांकि कहने को तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश के लोग आए, हरियाणा के लोग आए, गुजरात के लोग आए, दक्षिण राज्यों से कोई थोड़े बहुत लोग यहाँ पे, लेकिन फोकस यहाँ पे रहा। और फिर हो सकता है कि उनका जो मन में कहीं न कहीं, देखिए आप कितने ही नॉन पॉलिटिकल हों, एक डिज़ाइन तो होता है ना मन में, रहा हो कि यही लोकल लीडरशिप को फोकस करना है, मान लो गजेंद्र सिंह को फोकस करना है, अपने जो राष्ट्र निर्माण का एजेंडा है, संसदीय निर्माण का, उसके साथ साथ जो है, तो नहीं बुलाया होगा, किसी दिमाग में नहीं आया होगा, मना कोई कारण नहीं था। अगर आप निमंत्रण भेजते, राजनाथ सिंह जी आ जाते, लेकिन वही बात रहती, फिर मंच हाईजैक होता, जैसे वो कहते हैं अशोक गहलोत वसुंधरा राजे गाने से मंच हाईजैक होता है, तो मंच हाईजैक होता तो ठीक है, कोई खास बात नहीं। सर, आपने कहा जैसे कि गोविंद सिंह डोटासरा कह रहे थे कि अनुशासन में रहना चाहिए, लॉ और ऑर्डर फ्रंट की बात करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर फ्रंट की, तो अनुशासन और अद्भुत वैसी ही रैली थी जैसे कांग्रेस की महारैली थी। श्रेय किसको देंगे आप? देखिए, श्रेय तो ऑटोमेटिकली होम मिनिस्टर को जाता है, और इंसिडेंटली होम मिनिस्टर वही है जो चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत, इसलिए क्रेडिट उनको है। फिर नेक्स्ट है पुलिस को जाता है,
तो उनके एडमिनिस्ट्रेशन में जाता है। आप कह दीजिए चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, डीजीपी, पुलिस कमिश्नर, इनको जाता है। लेकिन ये 4 व्यक्ति की जो मैंने चेन बताई आपको, चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, होम सेक्रेटरी और पुलिस कमिश्नर, इन्हें पुलिस कमिश्नर हैं ऑल इन वन आनंद श्रीवास्तव जिसे कहते हैं। ही इज एक्सपर्टाइज इन गेटिंग सक्सेसफुल ऑल दीज मैटर्स। तो बेसिकली इसके जो बेनिफिशियरी हैं उस तरह से एक तो अशोक गहलोत हैं और एक आनंद श्रीवास्तव का कद और उनकी प्रतिष्ठा और उनकी क्रेडिबिलिटी और उनके कॉम्पिटेंस और ज्यादा बढ़ी हुई दिखाई देती है। एक लंबी लाइन उन्होंने और खींच दी है इस बार। सर, रैलियों के इतिहास में संभवतः पहली बार ऐसा हुआ है जब किसी समाचार पत्र या किसी न्यूज चैनल ने कोई नेगेटिव रिमार्क इस रैली को नहीं दिया, बल्कि जबरदस्त हेडलाइंस भी लगाएगी। अब एक मीडिया मैन होने के नाते इसे कैसे देखते हैं आप? ये एक अच्छा प्रयास था। हर काम में हम नुक्ताचीनी करें, हर काम में हम क्रिटिकल चीज ढूंढें और हम कहें कि वहाँ पानी का नल बंद हो गया था 2 घंटे के लिए, लोग परेशान होते रहे, या कोई जाम लग गया थोड़ा सा आधे किलोमीटर का। तो एक प्रैक्टिकल अप्रोच, पॉजिटिव अप्रोच मीडिया ने दी है। इससे ये पता लगता है कि जो युवक संघ है, जो क्षत्रिय युवक संघ है और इसके जो आयोजक हैं, उनकी प्रतिष्ठा और क्रेडिबिलिटी कितनी ज्यादा है मीडिया में कि सब ने उसको एक साथ सपोर्ट किया। आप देखिए भास्कर पत्रिका की हेडलाइन, पत्रिका ने हेडलाइन में लिखा कि गुलाबी नगर में केसर क्यारी, क्या हेडलाइन है। भास्कर ने लिखा उसमें कि आरंभ है प्रचंड का, बोली मुन्नों की सेना, समथिंग इस तरह से। और एक बड़ी इफेक्टिव हेडलाइन टाइम्स ऑफ इंडिया ने लगाई, उसने कहा कि राजपूत समाज फ्लेक्सेस इट्स पॉलिटिकल पावर इन ए सोशल इवेंट। अच्छी लगाई। और फिर हम तो करते ही हैं, फर्स्ट इंडिया तो फर्स्ट इंडिया है, दैट इज है। लेकिन अच्छा लक्षण है कि मीडिया ने उसके कंस्ट्रक्टिव अप्रोच को, जो उनकी विचारधारा है, उसको सपोर्ट किया। सर, कांग्रेसी और भाजपाइयों में एक आम चर्चा है और एक बड़ा सवाल भी है कि संघ के पुराने स्वयंसेवक गजेंद्र सिंह शेखावत को प्रोजेक्ट करने के लिए ये एक बड़ा आयोजन है। इस तरीके से देखिए गजेंद्र सिंह शेखावत के लिए ये एक होम कमिंग है। वो बचपन से इससे जुड़े रहे हैं, उनके पिताश्री जुड़े रहे हैं। और देखिए इम्प्रेस करने वाली बात उनके लिए उनके रिश्ते हैं जो इस संघ के साथ में, युवक संघ के साथ में। मंत्री बने, केंद्र में कैबिनेट मिनिस्टर बने, तो पहली बार जब आए तो कहीं और नहीं गए, सीधे पहले वहां जाके नतमस्तक हुए, वहां जाके प्रणाम किया। उसके बाद में फिर भाजपा कार्यालय जाना था, जहाँ पे गए। तो उनका रिश्ता बहुत गहरा है उसके साथ में जो है। और ये बात रही प्रोजेक्ट करने की, तो देखिए अगर आप किसी स्कूल के विद्यार्थी हैं और स्कूल कोई बड़ा फंक्शन कर रहा है तो विद्यार्थी को तो प्रमोट करेगा ही, विद्यार्थी को प्रोजेक्ट करेगा ही। इसी नाते उनका प्रोजेक्शन हुआ। इसके पीछे कोई सोची समझी रणनीति नहीं थी। वो आज इस युवक संघ के पहले से ही, एक्चुअली पिछले 3 साल से ही वो भाजपा के अगले चुनाव के लिए एक तरह से डेजिग्नेट सीएम या वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स ऑलरेडी हैं। ये संघ की रैली से पहले से ही हैं वो। तो आए, अच्छा रहा उनका खुद का, उनके संघ के साथ में, इनके साथ में बहुत क्लोज रिश्ते हैं और अच्छी बात है। सर, ऐश्वर्या जी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है, जिज्ञासा भी है, और 2 सवाल है। पहला ये कि आपने भी अपने एक पहले जवाब में कहा था कि वसुंधरा जी has been replaced. So why do people think, or why is this sort of conversation or talks in town? Vasundhara ji has been replaced by Gajendra Singh Shekhawat ji in Rajput Samaj. ये इसलिए, हाँ गुड क्वेश्चन। ये इसलिए है, जो मैंने कहा ना कि मंच पे अगर 2 व्यक्ति साथ होते तो उनकी तुलना करना था। मंच पे चूंकि 2 व्यक्ति साथ नहीं थे और वसुंधरा राजे हैज बीन रिप्लेस्ड बाय गजेंद्र सिंह, ये केवल इस रैली की बात हो रही है, उस मंच की बात हो रही है। उस रैली के बाद जो मैसेज गया है भाजपा के अंदर, भाजपा और कांग्रेस में, दोतासरा ने खुद ने कहा कि इस रैली का हमें और तो कोई कंसर्न नहीं, लेकिन हमें एक इसका मैसेज जरूर दिख रहा है इसके अंदर कि अब जो है ना राजपूतों की लीडर वसुंधरा नहीं है, गजेंद्र सिंह हो गया है। परसेप्शन देख रहे हैं यहाँ पे, दोतासरा जैसा निष्पक्ष आदमी इस बात को कह रहा है, तो परसेप्शन चला गया। और फिर जिस दिन किस दिन वसुंधरा फैक्टर का सॉर्ट आउट होगा, कोई रैली होगी, वसुंधरा राजे खड़ी होंगे, गजेंद्र सिंह भी खड़े होंगे या चुनावी सभाएं करेंगे, तो पता लगेगा कौन क्या है। लेकिन सवाल यह है कि हाईकमान का नॉमिनी कौन है आज, क्वेश्चन ये है। आज की तारीख में वसुंधरा राजे नॉमिनी आज की तारीख में नहीं है, आज की तारीख में गजेंद्र सिंह है, इसलिए उनका महिमा मंडन हो रहा है। हाँ। लेकिन सर, दोनों के बीच, दोनों को प्रतिद्वंदी कहा जाता है, दोनों के बीच में डिफरेंसेस कहे जाते हैं, ऐसा क्यों है? दोनों को एक ही पार्टी में है, राजपूत, दोनों राजपूत हैं, और क्यों इनके बीच में इतने डिफरेंसेस कहे जाते हैं? देखिए डिफरेंसेस तो वैसे राजनीति में सभी पावरफुल लोगों में आपस में रहते हैं, लेकिन इस केस की एक खास बैकग्राउंड है, आप जानते हैं। देखिए मेरे ख्याल से एक तो मतभेद या रिश्ते बहुत अच्छे नहीं हैं। उसका कारण ये रहा होगा कि वसुंधरा जी के टाइम में जो वो चीफ मिनिस्टर थी तो गजेंद्र सिंह का नाम तय हुआ था
बीजेपी चीफ बनने के लिए। वो एक पट्टी चल गई थी हमारे यहाँ भी। अब क्या करें, हम तो खबरों से मजबूर है ना, खबर आती तो पट्टी चल जाती है। चल गई शाम को पट्टी, अगले दिन घोषणा होनी थी। अब आदित्य ने पट्टी लिखा दी तो अपनी अपनी एक्सक्लूसिव रीच होती है हर रिपोर्टर की जो है। तो मैडम ने देखा उसको और उन्होंने देख के ठान लिया कि मुझे गजेंद्र सिंह को नहीं बनाना है। और ये मैं फिर कहना चाहूँगा, मैडम के बहुत सारे फैसले वो खुद नहीं करती हैं। आसपास के, जैसे पिछली बार मैंने कहा था अल्लू पल्लू, तो आज नहीं कहूँगा, वापस बुरा लगेगा, लेकिन आसपास के छूट वही भी फैसले करवा देते हैं, उनकी विचारधारा को प्रभावित कर देते हैं अचानक एकदम से आकर के, और फिर वो स्टैंड ले लेती हैं, तलवार लेके खड़ी हो जाती हैं वहाँ पे जो है। और वो चाहे यूनुस खान हो, अशोक प्रणामी हो, महेंद्र भारद्वाज हो, कोई भी हो, उनका जो आभा मंडल है उसके लोग भी कई तरह फैसले, तो ऐसे किसी व्यक्ति ने एक फैसला करवा दिया उनसे कि गजेंद्र सिंह सूट नहीं करेगा, उन्होंने स्टैंड ले लिया। अब मैडम तो मैडम है, 64 दिन तक झगड़ा चलता रहा, मैडम की विजय हुई, उसके अंदर गजेंद्र सिंह नहीं बने, तो उनको मदन लाल सैनी बने। तो उनको हमेशा लगता होगा गजेंद्र सिंह को एक चांस आया था बनने का, हालांकि अच्छा हुआ नहीं बने, आज केंद्र में मंत्री हैं, उसके 5 गुना ज्यादा पावरफुल पोजीशन में आज जो है। लेकिन एक उनके मन में धारणा रही होगी। दूसरा फिर क्या हुआ, कुछ कोर्ट केसेस वगैरह हो गए थे सोसाइटीज को लेके, संजीवनी कोई थी सोसाइटी, ऐसे आ जाते हैं, इनको लपेट लिया था कुछ लोगों ने वहाँ पे जो है, पॉलिटिकली या वैसे मेरिट पे जो भी था उसमें। तो उनको ऐसा लगा कि कोर्ट कचहरी हुई, मैडम चीफ मिनिस्टर थी, और जिन लोगों ने कोर्ट में कोर्ट कचहरी करी तो शायद उनको ऐसा लगा कि जो वसुंधरा कैंप है ये इनको प्रमोट कर रहा है या इनको इंस्टिगेट कर रहा है कि ठीक है तुम कोर्ट कचहरी में जाओ, समथिंग कोई ऐसी बात रही होगी। अब राजनीति में होता रहता है। तो तीसरा फिर क्या हुआ कि चुनाव हुआ उस समय जो है, गजेंद्र सिंह टिकट तो अपने बूते पे लाए थे, मेरे ख्याल से शायद अमित शाह ने दिलवाया होगा या आरएसएस के रेफरेंस से आए होंगे उस समय। हालांकि तब उनकी अमित शाह जी से इतनी निकटता नहीं थी, जो भी कारण था उनको टिकट मिला उस समय। टिकट मिला तो पैसे नहीं थे, नहीं होते हैं, और वैसे भी गजेंद्र सिंह का कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं कि कोई पैसे वाली पार्टी हो। वो तो पहली बार आए थे, इसने विद्यार्थी जीवन से मोटरसाइकिल पे चुनाव लड़ते थे, वो भी वहाँ पे जो है आ गए। तो मैडम ने पैसे भिजवाए पहली बार उनको चुनाव लड़ने के लिए, जो भी 1-2 करोड़ रुपए देते हैं चुनाव में, देखिए हर पार्टी देती है, तो भेजे होंगे उनको जो है। उसके बाद में फंडिंग को लेके कुछ इशू हो गया आपस के अंदर, तो थोड़ी सी कटता और बढ़ गई। अब उसके बाद में क्या हुआ कि जो ये शासन आया अशोक गहलोत का, ये जो पिछले 3 साल का जो टाइम है, इसमें क्या है कि आला कमान ने उनको तो गले लगाया गजेंद्र सिंह शेखावत को, और वसुंधरा राजे दूर हो गई, तो कटता होना स्वाभाविक है। और अब तो हालत ये है कि गजेंद्र सिंह शेखावत को वसुंधरा राजे का अल्टरनेटिव प्रोजेक्ट मोर और लेस किया जा रहा है, तो कैसे किसी को बर्दाश्त होता है। तो ये कारण है सारे, चल के राजनीति में चलता रहता है। लेकिन अभी जिसे कहते हैं ना कि अभी पिक्चर बाकी है, इन द सेंस जब तक वसुंधरा फैक्टर सॉर्ट आउट नहीं होगा फाइनली हाईकमान के लेवल पे, तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता कि हमारा जो प्रोजेक्शन है, राजपूत सभा का जो प्रोजेक्शन है गजेंद्र सिंह का, या और जो है वो कहाँ तक मतलब उसमें कन्वर्ट होगा 8 सिविल लाइंस जाने में, ये अभी नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल सर, भाजपा में क्योंकि आप जिक्र करें गजेंद्र सिंह शेखावत का, आपकी बेनिफिशियरी रहे हैं, बहुत सारी चीजें सामने आ रही, लेकिन भाजपा के अंदर ही गजेंद्र सिंह शेखावत के अलावा सतीश पुनिया और दिया कुमारी को भी 2023 में मुख्यमंत्री पद का दावेदार यहाँ पर कई लोग हैं जो मान रहे हैं। क्या आपको भी ऐसा लगता है? और इधर अगर हम राजपाल सिंह की बात करें तो क्या वो भी डार्क हॉर्स साबित हो सकते हैं? देखिए 2 सवाल है, राजपाल सिंह अलग है और आपका सतीश पूनिया दिया कुमारी अलग है। सतीश पूनिया तो नेचुरल सक्सेसर कई दफा होता है कि जो पार्टी चीफ होता है मुख्यमंत्री का दावेदार होता है। वसुंधरा राजे थी फिर चीफ मिनिस्टर बन गई, जैसे जो है। अब देखने का सवाल ये है कि आला कमान का फैसला क्या है। इसका फैसला आला कमान को करना है। अगर उन्होंने तय कर लिया है कि गजेंद्र सिंह शेखावत को बनाना है, उसे आगे बढ़ाना है, तो फिर किसी का कोई मतलब नहीं है। न मतलब है सतीश पूनिया का, न मतलब है दिया कुमारी का। लेकिन बिटवीन द टू, दिया कुमारी और सतीश पूनिया इज ए नेचुरल सक्सेसर। आज भी अगर ये फैसला किसी स्तर पे आगे जाके हुआ कि जाट चीफ मिनिस्टर देना है, तो आई थिंक ही इज ए फ्रंट रनर। और रही बात दिया कुमारी की, तो उनको कुछ लोग दिल्ली में, उनके जो कनेक्शंस हैं, पावर कनेक्शंस हैं दिल्ली में, जो पावर हाउसेस मीन्स पॉलिटिकली पावर हाउसेस के साथ जो आला कमान में उनके कनेक्शन है लोगों के साथ, उसको देखकर ऐसा लगता है कभी कभी वो किसी झगड़े की स्थिति में डार्क हॉर्स हो सकती हैं। इसलिए कुछ लोग जो है, उनके लोग जो है, उनको यंग वसुंधरा राजे के रूप में प्रोजेक्ट करते हैं दिल्ली में कि देखिए वसुंधरा राजे का छोटा रूप है, पढ़ी लिखी हैं, स्मार्ट हैं, वो रॉयल फैमिली बैकग्राउंड है एंड ऑल दीज थिंग्स। कॉम्पिटेंस की बात तो अभी हो नहीं रही ना, डार्क हॉर्स की बात हो रही है। तो है ये, लेकिन केवल कयास हैं। अभी तो एक ही स्ट्रॉन्ग कंटेंडर दिखाई दे रहा, वो है गजेंद्र सिंह सामने जो है। और अगर वसुंधरा राजे फैक्टर सॉर्ट आउट हो गया तो फिर वसुंधरा राजे, दैट्स ऑल। मैडम की केस मौजूदगी में इतनी बड़ी आयोजन हुआ है,
आपको लगता है कि मैडम फैक्ट्री का समाधान करना अभी भी आला कमान की मजबूरी है? तो क्या इसमें कोई काम हो रहा है, कोई प्रगति हो रही है, आपको क्या लगता है? प्रगति तो इतना सुना है, मजबूरी तो देखिए ऐसा है कि उनकी प्री रिक्विजिट रिक्वायरमेंट है सरकार बनाने के लिए कि वसुंधरा फैक्ट्री सॉर्ट आउट हो, और वो खुद मानते हैं इस बात को। प्रगति में तो मैंने सुना है कुछ लोगों से कि प्राइम मिनिस्टर से कि यहाँ उनका ग्राफ थोड़ा ठीक हुआ है, कम्युनिकेशन बेटर हुआ है, जेपी नड्डा से उनका ठीक था, अरुण सिंह से ठीक है, आरएसएस से रिश्ते भी रिडिफाइन कर रही हैं अपने वो जो है। लेकिन अमित शाह के यहाँ अभी कोई जिसे कहना चाहिए ना ब्रेक, वो नहीं हो पाया है, ऐसा सुना जाता है। तो लेट्स सी व्हाट फाइनली कम्स आउट इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। एक सवाल बीच में, हम जोधपुर की बात करते हैं और गजेंद्र सिंह शेखावत वहाँ से आते हैं, अशोक गहलोत वहाँ से हैं, लेकिन अब एक और जोधपुर से रेल मंत्री बन गए जो अश्विनी वैष्णव। उनका आप कैसे देखते हैं आगे फ्यूचर रोल पॉलिटिकल, राजस्थान में या दिल्ली में? देखिए दिल्ली में तो है वो केंद्र में, वो मज़े में हैं, उनके परफॉर्मेंस नरेंद्र मोदी देखेंगे, असेस करेंगे। प्रयोग तो उन्होंने बड़ा किया है, लेकिन कभी कभी पता नहीं चलता, 6 महीने साल भर आप किसी काम देखते हो तभी मालूम पड़ता है। रही बात राजस्थान में, तो राजस्थान में उनको भी डार्क हॉर्स माना जाता है, डार्क हॉर्स जैसे माना जाता है आपके सुनील बंसल को, यूपी में हालांकि वो, लेकिन आप किसी को रोक तो नहीं सकते। कुछ लोग कहते हैं वो डार्क हॉर्स हैं, ऐसे डार्क हॉर्स अश्विनी है, ही इज़ नॉट ए सीरियस कंटेंडर, ऐसा मुझे लगता है। अब एन वक्त पे कभी कभी आला कमान भेज देता है कुछ लोगों को, तो ऐसी जो पर्ची खुले उसके नाम के आगे पर्यवेक्षक को तभी मालूम पड़ेगा कि अश्विनी के नाम की पर्ची खुली है, वो तो बात अलग है, बाकी उनका ज़्यादा नहीं। और वैसे ही जोधपुर में बैठे एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर ऑलरेडी ऑलमोस्ट नॉमिनेटेड गजेंद्र सिंह शेखावत जो है, और ग्रास रूट पे ना अश्विनी हैज़ नो मैच विद गजेंद्र सिंह शेखावत, उनका कोई ज़्यादा मूवमेंट इस तरह का जाना आना नहीं है। तो मुझे उनका कोई राजस्थान की राजनीति में कोई बड़ा भविष्य आज की तारीख में दिखाई नहीं देता। सर माय क्वेश्चन इज, उत्तर प्रदेश के योगी फैक्टर और राजस्थान के वसुंधरा फैक्टर में आप कोई समानता देखते हैं? समानता केवल इतनी सी है कि कोई थोड़ा संतुष्ट है, कोई ज़्यादा संतुष्ट है इन ए वे। अब योगी क्या है कि सब कुछ उनको दे दिया, सब कुछ है, उनकी पूरी चल रही है, लेकिन आला कमान का जो काम करने का तरीका है प्रधानमंत्री का, गृह मंत्री का, और योगी का काम करने का तरीका है, उसमें बहुत ज़्यादा जिसे कहना चाहिए एक अनुशासित तरीका जो होता है चलने का, या जो अंडरस्टैंडिंग होती है, वेवलेंथ होती है, यूँ कहिए उसको जो है। तो वेवलेंथ बिटवीन सेंट्रल लीडरशिप एंड योगी इज़ नॉट एप्रोप्रिएट। उस वेवलेंथ के कारण से इश्यूज आते हैं। मैंने सुना आला कमान चाहता था 2 टुकड़े कर दिए जाए, चुनाव से पहले पूर्वांचल बना दिया जाए, सुना योगी जी अड़ गए, नहीं हुआ काम वो। आला कमान चाहता था वहाँ जो IAS ऑफिसर गए थे दिल्ली से, शर्मा जी, उनको वहाँ उप मुख्यमंत्री बनाया जाए या केंद्रीय मंत्री बनाया जाए, वो नहीं हुआ वहाँ पे जो है। तो उसे इम्प्रेशन ये बना कि योगी कन्फ्रंट करते हैं आला कमान को इन ए वे। और अब बात फिर ये चर्चा लूज टॉक हो रही है कि अगली बार भाजपा सरकार आएगी तब भी योगी नहीं बनेंगे चीफ मिनिस्टर। बस जिस आदमी के चेहरे पे आप ला रहे हैं, हालांकि चेहरे की बात अभी नहीं कही जा सकती, क्योंकि यूपी में इस समय योगी से दुगनी स्थिति में खुद नरेंद्र मोदी एक्टिव हैं, और अगर चुनाव जीता जाता है तो योगी अकेले क्लेम नहीं कर सकते कि मेरे चेहरे पे चुनाव जीता है आपने। योगी को साथ लेके चल रहे हैं, आपने एक फोटो देखा हो पिछले दिनों, कंधे पे हाथ रख के चल रहे हैं उसको। उसका मतलब ये है कि आई एम द बिग ब्रदर, डोंट वरी, आई एम विद यू, आगे बढ़ो तुम, चलो जो है। तो वहां तक तो ठीक उनमें है, लेकिन राजस्थान की स्थिति में तो बहुत गैप है। अभी जैसे मैंने आपसे कहा ना, वसुंधरा का गैप है, अभी योगी का गैप थोड़ा कम है। तो ये समय के साथ साथ बदलता है। अब देखिए यूपी के चुनाव आएंगे, रिजल्ट आएंगे, तो देखते हैं योगी कहाँ खड़े हैं, आला कमान कहाँ खड़ा है, और 6 महीने बाद वसुंधरा फैक्टर अगर सॉर्ट आउट हुआ या नहीं हुआ, तब देखते हैं कि वसुंधरा कहाँ खड़ी है विज़ मोदी एंड शाह। सर आपने वसुंधरा राजे और गजेंद्र सिंह की बात की है, मेरा सवाल उसी से जुड़ा हुआ है। आज के 18 साल पहले की बात करें तो भाजपा आला कमान ने एक मन बनाया था प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन, और वसुंधरा राजे को आगे किया। क्या उसी पैटर्न पे मोदी और शाह को अब गजेंद्र सिंह में वसुंधरा राजे का विकल्प नजर आता है? हो सकता है, नॉट रूल्ड आउट। आला कमान हैज एवरी राइट टू डेवलप एन अल्टरनेटिव लीडरशिप इन ए स्टेट विच इज रूल्ड बाय देम और विच इज लाइकली टू बी रूल्ड बाय देम। ठीक है ना। आप देखिए भैरव सिंह शेखावत थे, स्वर्गीय शेखावत, कितने टावरिंग थे। क्या कभी ने सोचा था किसी ने मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे? आला कमान ने मन बनाया और उनको कहा कि नहीं भाई वसुंधरा राजे को आगे लाना है। वसुंधरा राजे को आगे लाए, ट्रेन किया, मुख्यमंत्री बन गई, 10 साल शासन किया। आज वही स्थिति आला कमान की फिर वही पुरानी है, 18 साल पुरानी।
आज अगर आला कमान ऐसा लगता है कि वैकल्पिक लीडरशिप देने की कोशिश कर रहा है तो इट इज वेल विद इन द राइट्स ऑफ आला कमान। इसके लिए मैडम को नाराज नहीं होना चाहिए दैट वे। ठीक है, सत्ता में तो हर आदमी रहना चाहता है, मैडम भी चाहती हैं कि चलो मेरा एक आखिरी कार्यकाल है, तीसरा कार्यकाल है, तो मैं करूं इसको जो है। लेकिन आला कमान अपनी जगह सही है, अगर उन्होंने मन बनाया है वैकल्पिक लीडरशिप का तो आप स्वागत करिए। और स्वागत की बात यह कि व्हेन द डिसीजन इज बीइंग टेकन यू कैन प्रोटेस्ट। जब ये फैसला हो रहा है आप अपना विरोध दर्ज कराइए, लेकिन अगर फैसला हो गया और कन्वे हो जाता है आपको कल को मान लो कि ये है, तब फिर है यू हैव टू फॉलो इन द लाइन, पार्टी लाइन, और आपको कंधे से कंधा मिला के गजेंद्र सिंह या जो भी नॉमिनी है आला कमान खड़ा रहना पड़ेगा। और अगर आप खुद ही नॉमिनी बन गए तो फिर बात ही क्या है। तो दैट वे वन शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट द डिसीजन ऑफ हाई कमांड एंड वन शुड नेवर थिंक दैट ही और शी इज इंडिस्पेंसेबल। हालात से व्यक्ति बनता बिगड़ता है। उसमें सोचते थे लोग वसुंधरा राजे क्या मुकाबला करेंगी भैरव सिंह का, और स्वर्गीय भैरव सिंह जी का कैसा मुकाबला तो इन सेंस नहीं कह सकते, लेकिन एक अच्छा शासन चलाया मैडम ने, 10 साल मुख्यमंत्री रही, और तीसरा कार्यकाल अभी कह नहीं सकते, क्योंकि ज्योतिष तो अभी भी कह रहे हैं कि बनेगी, तो टाइम विल टेल। सर, वन मोर क्वेश्चन रिलेटेड टू गजेंद्र सिंह शेखावत। क्या राजस्थान में गजेंद्र सिंह शेखावत की पावर पॉलिटिक्स पर पंजाब विधानसभा के चुनाव के परिणामों का कोई असर देखने को मिलता है? बिल्कुल पड़ेगा। देखिए, एक व्यक्ति के फेलियर और सक्सेस होती है, उसकी अचीवमेंट्स होते हैं, उसकी पर्सनैलिटी पे, उसके बारगेन पे, उसकी पावर के, उसकी इमेज के, वो तो फर्क पड़ता है। अब कांग्रेस आला कमान ने जो है गजेंद्र सिंह को इंचार्ज बनाया है पंजाब का, वो अच्छा काम कर रहे हैं। पिछले दिनों अमरिंदर सिंह से गले मिले थे तो मैंने तस्वीर को ध्यान से देखा, तो पहले गले मिलने का इनिशिएटिव किसने लिया, तो कैप्टन अमरिंदर ने गले मिलने का इनिशिएटिव लिया, उनको गले लगाया। मतलब है कि गजेंद्र सिंह का जो स्किल है या जो कम्युनिकेशन थे उससे प्रभावित हुए होंगे वो, उनमें सीटों का समझौता हुआ। और आज सुबह अमित शाह के घर पर बैठक थी दिल्ली के अंदर, उसने सुखविंदर ढींडसा करके एक और पार्टी वहाँ छोटी मोटी वहाँ जो है उसके थे, कैप्टन अमरिंदर थे और गजेंद्र सिंह थे, समझौता हो गया टिकटों का। प्रेस कॉन्फ्रेंस गजेंद्र सिंह ने करी बाहर आके और ऐलान किया। अब ऐसी स्थिति में क्या है कि अगर वो जीतते हैं पंजाब का चुनाव तो निश्चित तौर पर उनका कद बढ़ेगा। हालांकि वो उनको राजस्थान का मुख्यमंत्री बनने से नहीं रोकेगा अगर आलाकमान तय करता है तो, लेकिन कद बढ़ेगा उनका। और रही बात पंजाब जीतने की संभावनाओं की, तो आप देखिए अभी अमित शाह ने किसी से कहा कि पंजाब में लोग कहते हैं भाजपा रेस से बाहर है, मैं कहता हूँ भाजपा चुनाव जीतेगी। कैसे कि रोज शाम को रात को 7 से 10 बजे तक दिल्ली में जो गजेंद्र सिंह का मकान है उसके बाहर कांग्रेस के वहाँ जो एमएलए हैं पंजाब की, उनकी लाइन लगती है कि भाजपा में शामिल कर लो हमको जो है, तो जीतेंगे चुनाव हम। अब इस बारे में जो कांग्रेस के काफ़ी इंपॉर्टेंट आदमी हैं पंजाब के लिए, अजय माकन, वो कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है, वो तो क्या ईडी और इनकम टैक्स से छापे पड़ रहे हैं लोगों में, तो लोग घबरा के गजेंद्र सिंह के पास जा रहे हैं। अब वो तो देखने की बात है क्या है, लेकिन ये तय है आपका जो सवाल था कि सक्सेस फेलियर का आदमी की पर्सनैलिटी पे, उसके फ्यूचर पे प्रभाव पड़ता है। एंड गजेंद्र सिंह विल नॉट बी एन एक्सेप्शन इफ ही विंस पंजाब। और पंजाब में भी क्या होता, चेहरा है, चुनाव तो सब अमित शाह लड़ रहे हैं, एक एक चीज जो है, रॉबर्ट तो नहीं कहूँगा, एक चेहरा है और चेहरा सामने रखना होता है, लेकिन फिर भी क्रेडिट जो है जग में और जनता में, और खुद अमित शाह के जाएंगे चुनाव जीतने के बाद तो शाबाशी उसी को देंगे वो जो है, तो क्रेडिट जाएगा उनको। सर, आप कह रहे हैं कि राजनीति में और चुनावों में आदमी की पर्सनालिटी का बहुत असर पड़ता है, लेकिन सर मुझे ऐसा लगता है कि फिल्मों का भी और कुछ घटनाओं का भी चुनावों में बहुत असर पड़ता है। फिल्म पद्मावत की बात करें, आनंद पाल प्रकरण, बीजेपी को नुकसान तो हुआ है, लेकिन क्या आने वाले वक्त में 2023 में विधानसभा चुनावों में इसका असर दिखाई दे सकता है? 2023 में तो इसका असर नहीं दिखाई देगा। उसके दो कारण, तो पुरानी घटना हो गई, बीजेपी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा, खुद बीजेपी मानती इस बात को। इस घटना से दलित घोड़े पे चढ़ने वाली, दूल्हे को दलित को घोड़े से उतारने वाली जो घटनाएं हैं, और खुद महावीर सिंह जी जो सीनियर आदमी हैं इस संघ के अंदर, जनरल सेक्रेटरी हैं, पुराने कार्यकर्ता हैं, उन्होंने कहा अनफॉर्चुनेट है और ऐसा नहीं होना चाहिए जो है। अब राजनीतिक घटनाएं तो जो मैंने आपसे कहा ना कि कभी कुछ भी हो सकती हैं, पर ये दो जो घटनाएं हुई थी बीजेपी को इमेज का नुकसान हुआ था, लेकिन अभी ये जो सम्मेलन हुआ है राजपूत समाज का, इससे वो काफी ठीक हो गया। इमेज का मेकओवर भी इस सम्मेलन की एक प्रोडक्ट है या एक परिणाम है उसका। तो 2023 में दो घटनाओं का कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। सर, आप कह रहे हैं कि इस रैली ने सब कुछ कवर अप कर दिया है तो उसका फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हाल ही में जो सहाड़ा वल्लभनगर उपचुनाव हुए जिसमें बीजेपी की बुरी हार हुई, इसका कारण क्या राजनीतिक दबाव में जो उम्मीदवारों का गलत चयन हुआ वो है? दूसरा, अगर यही दबाव की राजनीति अगर 2023 में भी टिकट वितरण के दौरान जारी रही तो आखिर परिणाम क्या हो सकते हैं? देखिए, खुद भाजपा मानती है कि हार का एक बड़ा कारण गलत उम्मीदवारों का चयन था और दबाव में हुआ। दबाव का एक उदाहरण मेरे सामने आया कि गुलाब चंद कटारिया ने कहते हैं कि आला कमान को एक धमकी कहो या एक चेतावनी का संदेश भेजा कि अगर वल्लभनगर में आपने मेरे उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया
या जिसको देने जा रहे थे उसको दे दिया तो मैं पार्टी छोड़ दूंगा। तो हलचल मच गई। उदयपुर के नेता हैं, सम्मानित नेता हैं, प्रतिष्ठित हैं, उनकी एक इमेज है और सबसे बड़ा चेहरा उदयपुर संभाग में देखा जाए भाजपा का तो गुलाब चंद कटारिया हैं। बरसों से हैं, दशकों से हैं वहाँ पे जो है आला कमान ने गंभीरता से लिया। अरुण सिंह तक बात गई जो प्रभारी हैं और फिर ये तय हुआ कि ठीक है भाई समर्पण करो। कटारिया के सामने समर्पण हुआ। उम्मीदवार कटारिया ने कहा वो बना, वो नॉन विनिंग कैंडिडेट था, पार्टी चुनाव हार गई। अब रही बात इसकी कि आगे दबाव की राजनीति क्या 2023 में भी काम करेगी, तो गंभीर प्रश्न है। अगर वसुंधरा राजे अड़ गई गुलाब चंद कटारिया की जगह, कहने मुझे चेहरा घोषित करो आप, मैं नहीं आती चुनाव में। वो जो मैंने बार बार कहता हूं कि वसुंधरा फैक्टर को सॉर्ट आउट करना जरूरी है और उन्होंने अगर धमकी दे दी इस तरह की वहां पे कि नहीं मैं तो नहीं जाऊंगी, आप तो मेरा चेहरा घोषित करिए, तो आला कमान ने जिस तरह से समर्पण किया है वल्लभ नगर में कटारिया के दबाव में, तो क्या वसुंधरा का समर्पण होगा? लगता तो नहीं है ऐसा, क्योंकि बहुत बड़ा फैसला होगा ये। इस बारे में क्या है कि आला कमान खुद कंफ्यूज है, मन में गजेंद्र सिंह बसा हुआ है अभी और अल्टरनेट लीडरशिप लाने का उनका जो है विचार वो बसा हुआ है, जो अब वो अपने अधिकार में सही है बिल्कुल इस बात को करते समय जो है। तो क्या होगा अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन कटारिया की घटना से एक चिंता में आला कमान को डाल दिया उन्होंने। बल्कि यूँ कहिए कि कटारिया की घटना एक ट्रेलर का काम करना चाहिए आला कमान के लिए कि वसुंधरा के बारे में पहले से मन बना लें कि एक दिन ऐसा आएगा वसुंधरा राजे दल बल के साथ आएंगे और कहेंगे कि ये ऐसा है, नहीं तो ऐसा है। तो आला कमान का क्या रुख होगा? उन्हें आज से अपना स्टैंड तय कर लेना चाहिए। लेकिन वही बात है ना, फैसले हालात से होते हैं। आज हालात कुछ हैं, यूपी के बाद क्या पता क्या हालात बनते हैं, उसके बाद क्या हालात बनते हैं, किसी और कारण से भी जो है आप कह नहीं सकते। दैट वे चुनाव हुआ अगर और वसुंधरा राजे अगर फिर वही 20-20 हजार लोग 15,000 लोग उनकी सभा में आने लग गए और गजेंद्र सिंह की सभा में 5,000 आदमी आए फॉर ए मोमेंट, मान लीजिए आप, ये हो सकता है आला कमान सोचे। तो ये सब वहीं पे निर्भर करता है। सर अगर परंपरागत रूप से देखा जाए तो राजपूत समाज का वोट जो है वो अधिकतर भारतीय जनता पार्टी को हमेशा से रहा है, तो आपको लगता है कि वही धारणा इस रैली के माध्यम से और मजबूत होती हुई दिखाई देगी? निश्चित मजबूत होगी। देखिए तो परंपरागत वोट में क्या नहीं, ये नहीं है कि सारे राजपूत कोई भाजपा को ही वोट देते हैं, अशोक गहलोत को देते हैं, फिर देंगे, कांग्रेस को देते हैं, इस साल भी देंगे, इस 2023 में जो है। लेकिन ये बात जरूर है कि वो जो वोट शेयर था राजपूत का, यो मानिए, और अब ये जो संघ की रैली हुई है इससे क्या पूरा समाज संगठित हुआ है और एकजुट हुआ है। और उस समय मेरा आज भी मानना है कि गैर राजनीतिक होने के बावजूद कोई न कोई संदेश, कोई न कोई इशारा, कोई न कोई बात जो है ना उस संघ की तरफ से, उस मंच की तरफ से डायरेक्टली इनडायरेक्टली जरूर जाएगी वोटर को, राजपूत कम्युनिटी को। और राजपूत कम्युनिटी अगर एन ब्लॉक वोट करती है तो कांग्रेस को कम होगा, कांग्रेस का वोट परसेंटेज कम होगा। सर माय क्वेश्चन इज इस सम्मेलन में कुछ आरएएस और आईएएस अफसरों की भी मौजूदगी रही, तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं? थे 1 दर्जन लोग थे वहाँ, 6-7 आरएएस थे, 2-4 आईएएस थे, कोई खास बात नहीं है। आजकल एक फैशन हो गया है कि सेवाओं में, सर्विसेज में लोग किसी भी पार्टी में हो, चाहे वो बसपा में हो, सपा में हो, बीजेपी में हो, कांग्रेस में हो, तो ब्यूरोक्रेट जो है जिनका थोड़ा सा शौक होता है राजनीति में, वो अपनी संभावनाएं ढूंढते हैं, देखते हैं और दूसरा ये देखते हैं कि चलो अपनी कम्युनिटी का, कम्युनिटी से जुड़े होते हैं। जैसे राजेश्वर सिंह आईएएस अफसर वो मौजूद थे वहाँ, उनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, वो चुनाव लड़ने की सोचते हैं कभी, लेकिन एक मन भाव रहता है अपनी कम्युनिटी फंक्शन है, चलो। तो इससे ज्यादा कोई रेलेवेंस नहीं है। अफसर आते हैं, जाते हैं, वहाँ पे जाके आ जाते हैं, 2-4 लोग अपना सीवी दे देते हैं कि देखिए भी मेरा, होता कुछ है नहीं। That's all. सर कुछ बड़े और बुजुर्ग विद्वानों का मानना है कि भारत की राजनीति में जाति है कि जाति नहीं है, तो इस निराशा भरे आंकलन को सर आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल सही है, अनफॉर्चुनेट है, लेकिन जिस विद्वान ने कहा बड़ा जबरदस्त बात कही है, उसको एक मुहावरे के रूप में कहा कि जाति है कि जाति नहीं। अनफॉर्चुनेट है, लेकिन जब से चुनाव शुरू हुए हैं स्वाधीनता के बाद से स्वाधीन भारत में, तो जाति एक फैक्टर रहा है। कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, सपा हो, चाहे बीएसपी हो, मुस्लिम हो या कोई दूसरी कम्युनिटी हो, तो जाति का तो असर है। अब ये प्रयास हो रहे हैं देश के अंदर एक हायर लेवल पे कि जाति को राजनीति से, मेरिट से अलग अलग किया जाए और मेरिट के आधार पर चयन हो नहीं पाता है। और यहाँ तक कि तो मंत्रिमंडल जो बनते हैं, चाहे केंद्र में, राज्य सरकारों में, उसमें जातिगत कोटा तय हो जाता है। किसी जमाने में केंद्र में मंत्रिमंडल बनता था तो उसमें क्या था, एक्सपर्ट लोग लाए जाते थे राज्यसभा में उस विषय के, फिर उनको मंत्री बना दिया जाता था। अब वो चीज़ नहीं है, क्योंकि जातिगत मजबूरी है, पॉलिटिकल कंपल्शंस हैं जो है। अब तो हालत ये होगी जातियों की 2-2 हजार वोट के लिए भी लोग एक्सरसाइज करते हैं बैठ के कि इस जाति के मैं इतने टुकड़े कर दूंगा तो ये 2,000, ये 3,000, 6,000 वोट एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। ये सब है, अब देश की राजनीति है, कोई पार्टी छूती नहीं है, कोई ज्यादा है, कोई कम है। तो जाति की जाति नहीं, अभी तो लगता है चलेगा ही।
सर आजकल हर ऐसी रैली और सम्मेलन में काफ़ी खर्चा आता है, तो आपको क्या लगता है आखिर ये खर्चा किसने उठाया? देखिए, इसमें तो कोई फंडिंग ऐसा किसी एक व्यक्ति ने नहीं किया है और न किसी कॉरपोरेट ने किया है जैसा करते हैं, और न ही कोई उस तरह का पॉलिटिकल चंदा इकट्ठा हुआ है। जहाँ तक मेरी जानकारी है, सबसे पहले 11 लाख रुपए शायद प्रताप सिंह खाचरेवास ने दिए, उसको देखा देखी राजेंद्र राठौड़ ने 11 लाख रुपए दे दिए, फिर कुछ और लोगों ने दे दिए होंगे। मेरे मन में जिज्ञासा थी गजेंद्र सिंह ने क्या किया, तो उस आदमी ने बड़ा चौंकाने वाला जवाब दिया, उसने कहा उन्होंने 1 रुपया भी नहीं दिया। तो हो सकता है नहीं दिया होगा, लेकिन जो बाहर के लोग आए थे, कुछ अमेरिका से और लंदन से कुछ डॉक्टर्स आए थे, और वहाँ उनके जो संघ हैं, राजस्थान फाउंडेशन है, वहाँ उसके जो लोग हैं वो आए थे, उन्होंने सहयोग दिया। मुझे ऐसा लगता है कि बेसिकली ये है ना, स्वेच्छा से जिन लोगों ने दिया, किसी ने 1000 दिए होंगे, 5000 दिए होंगे, 10,000 दिए होंगे, ऐसे करके हुआ। खर्चा ज़्यादा नहीं हुआ आयोजकों का, क्योंकि लोग स्वतः ही आए थे। न तो बसों का किराया लगा होगा, न उसमें डीजल किराया होगा, इस हिसाब से जो है, न खाने के पैकेट को इस तरह से बने होंगे जो है, और होगा तो समाज सेवी संस्था ने खुद जोड़ के दिया होगा। तो इसमें खर्चा वैसा नहीं हुआ 10-20 करोड़ का जैसी बड़ी रैलीज में होता है, और ठीक ठाक सा एक रीजनेबल सा खर्चा हुआ, सब लोगों ने मिलकर उसको उठा लिया। तो इसमें मुझे कोई ऐसा कोई दिखाई नहीं देता कोई। तो इस उपस्थिति और इस सब देखने के बाद एक राजनीतिक परीक्षक ने टिप्पणी करी और कहा कि अपनी वफादारी, आन बान शान सम्मान के लिए मर मिटने वाली जो श्री क्षत्रिय युवक संघ है, वो उसकी सेना तो तैयार है, लेकिन सेनापति की खोज है। इस टिप्पणी को आप कैसे डिकोड करेंगे सर? टिप्पणी बहुत ब्रिलियंट है, और आपने ब्रिलियंट टिप्पणी को आगे बढ़ाया, इसके लिए जो है, और मैं खुद लगता तो मुझे ऐसा है, लेकिन ये डिपेंड इस बात पे करेगा कि जो सेना है युवकों की, और जो क्षत्रिय सेना है, ये मतलब आगे जाके क्या कितना पॉलिटिकली फोर्स में कन्वर्ट हो पाती है। अब सवाल ये है कि इनका जो लीडरशिप है, इनका सेनापति, वो तो इन्हीं में से होगा जो 3 लोग बैठे हुए हैं। लक्ष्मण सिंह जी हैं, भगवान सिंह जी बैठे हैं, एक संरक्षक के नाते बैठे हैं, या इन्हीं में से कोई एक दूसरा धर्मगुरु खड़ा हो जाएगा, राजपूत गुरु खड़ा हो जाएगा इनमें से, तो वहां रहेगा। इनका मोहन भागवत कौन होगा, सवाल ये है आपका कहने का जो है। तो मुझे लगता है इनका मोहन भागवत गजेंद्र सिंह शेखावत, राजेंद्र राठौड़, ये कोई नहीं हो सकते। इनका मोहन भागवत तो उसी में से उठ के ऊपर कोई निकलेगा, उसी रैंक में से। कोई सीकर का होगा, झुंझुनू का होगा, बाड़मेर के गांव का होगा, मलसीसर का, पलसीसर का, उधर बाड़मेर से, बालोतरा से, उधर से कोई इनको आदमी खड़ा होगा, ऐसे लीडरशिप उभरेगी उसकी, उसको सेनापति मान लिया जाएगा। और फिर वो सेनापति का वर्ड वैसा ही काम करेगा समाज के लिए और पॉलिटिकल लीडरशिप के लिए, उनके लिए, जैसे मोहन भागवत का करता है। मेरा सवाल ये है कि आमतौर पर ये कहा जाता है कि जाट समाज के समर्थन के बिना कोई भी पार्टी राजस्थान में सरकार नहीं बना सकती, तो क्या यही स्थिति राजपूत समाज की भी हो गई है? देखिए, वैसे थोड़ी बहुत तो है, अब फर्क तो थोड़ा देखिए है दोनों में। अब जाट जैसे है, इसमें मैंने आपसे कहा ना कि 36 सीटें हैं अभी विधानसभा में, और उनकी 17-18 बताते हैं। इनका शेयर 7% है राजपूत समाज का, हालांकि 14% सीटों को प्रभावित करते हैं ये, और उनकी स्थिति जो है वो 7% के बजाय उनके 15-16% है वोटिंग शेयर जो है। हर जगह से लगभग दुगना है जाट समाज जो है, तो वो शॉर्ट्स कॉल करता है ट्रेडिशनली जो है। और दूसरा क्या है कि ज़्यादातर कांग्रेस सरकारें रही तो उसमें उनका ज़्यादा रहा। लेकिन अब सवाल ये है कि जाट समाज का जो डोमिनेंस है राजस्थान की राजनीति में, वो फैक्ट है, वो आगे भी रहेगा, चाहे बीजेपी सरकार बनाओ चाहे कांग्रेस सरकार बनाओ। राजपूत फैक्टर, राजपूत कम्युनिटी विल बी एन इम्पोर्टेंट फैक्टर इन मेकिंग एनी गवर्नमेंट ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी। अब रही बात इसकी कि ये कितना प्रभावित करेगी, तो निश्चित तौर पे राजपूत समाज अगर फिर से एकजुट हुआ क्षत्रिय युवक संघ के बैनर के नीचे, एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नीचे इकट्ठा हुआ, और आने वाले दिनों में और बड़ी रैलियां हुई, तो एक बड़ी संख्या में लोग क्या है कि सिंगल कमांड, सिंगल वॉइस के लेवल पे आ जाएंगे। और अगर ऐसा हुआ तो निश्चित तौर पे राजपूत जो कैंडिडेट्स हैं उनकी टिकटें भी ज़्यादा मिलेंगी, और विनिंग कैंडिडेट भी थोड़े से ज़्यादा होंगे। अभी जैसे जाट हैं 55 कॉन्स्टिट्यूंसीज में क्लियर हैं, 53 में कह रहे हैं कि हम प्रभावित करते हैं उनको, ऐसे इनका परसेंटेज भी बढ़ेगा। तो इस रैली का टोटल परिणाम ये है कि जाट समाज का डोमिनेंस रहेगा, लेकिन राजपूत कम्युनिटी के डोमिनेंस में भी सुधार होगा। कभी कभी ऐसी घटनाएं होती हैं राजनीति में जिनसे पॉलिटिकल पार्टीज की केमिस्ट्री और स्ट्रैटेजीज बदल जाती हैं, तो राजपूत समाज की जो ये रैली हुई थी, ये भी क्या ऐसी ही घटना थी? निश्चित तौर पे 100% एक ऐसी घटना थी। मुझे लगता है कि जो राजनीति का 24/7 मास्टर स्ट्रेटेजी अशोक गहलोत राजस्थान में, जो भाजपा में भी कोई ऐसा नहीं है जो 24/7 की पॉलिटिक्स
राजस्थान पे कर रहा है, वो अशोक गहलोत ही कर रहे हैं। उन्होंने मुझे लगता है उसी रात को ही 12 बजे से ये बनाना शुरू कर दिया होगा अपनी स्ट्रैटेजी को। तो मान के चलिए बीजेपी कांग्रेस जितने पॉलिटिकल पार्टी चुनाव लड़ती हैं वो अपनी अपनी स्ट्रैटेजी के अंदर इस राजपूत फैक्टर को और कॉशियसली केयरफुली ध्यान में रख के अपनी रणनीति बनाएंगे। ये फैक्ट है कि प्रभावित करेगी रैली। सर अभी काफी सवाल है क्योंकि हमने बात तो की और इस रैली की कामयाब भी ये रैली रही। बीजेपी के दिग्गज भी मौजूद रहे, कांग्रेस के दिग्गज भी मौजूद रहे राजस्थान में, क्योंकि सरकार कांग्रेस की है। इसलिए ये सवाल है कि कांग्रेस ने इस रैली के बाद क्या खोया, क्या पाया? कांग्रेस इज नथिंग टू लूज। कांग्रेस वाज नथिंग टू लूज। उन्होंने एक अच्छा शो देखा, एक अच्छा आयोजन देखा और उनको अच्छा इस बात का लगा कि कम से कम यहाँ कोई सांप्रदायिक बात नहीं हो रही है, सेकुलर बात हो रही है, सभी धर्मों का सम्मान करने की बात हो रही है जो कांग्रेस की आइडियोलॉजी के आसपास है। कांग्रेस की सेकुलर आइडियोलॉजी और संघ की सेकुलर आइडियोलॉजी जो है ये एक संतोष का विषय अशोक गहलोत, अजय माकन और कांग्रेस लीडर्स के लिए यहाँ पे एक तरह से रहा होगा। तो कांग्रेस के लिए खोने के लिए कुछ नहीं है, बल्कि कांग्रेस को धर्मेंद्र राठौड़ की मार्फत एक एंट्री और मिल गई। वहाँ उस मंच पे एक राजपूत बैठ गया आपका भरोसे का जाकर के वहाँ जो है। तो मान के चलना आप इस बात से कि ये जो निकटता थोड़ा सा वैचारिक आएगी, कांग्रेस मीन्स अशोक गहलोत, मैं पहले भी कह चुका हूँ राजस्थान में कांग्रेस का मतलब अशोक गहलोत, अभी तो ये मानिए आप इसको जो है। तो उनके और वाया धर्मेंद्र राठौड़ जो संघ के लोगों से जो बातचीत होगी, जो क्लैरिटी होगी, आपस में विचारों का आदान प्रदान होगा, वेवलेंथ इंप्रूव होगी, उसका अल्टीमेट गेन कांग्रेस को ही मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल सर। सर बहुत शुक्रिया आपका इस समीक्षा के लिए कि अहम रैली थी, लाखों लोगों की मौजूदगी थी और ऐसे में जहन में सवाल कई तरह के आए। हालांकि गैर राजनीतिक थी रैली, लेकिन राजनीतिक तौर पर इसका इम्पैक्ट होगा ये भी नजर आता है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी समीक्षा के लिए। तो देखिए इतना तो तय है कि जब रैली होती है राजनीतिक तौर पर होती है, भले ही गैर राजनीतिक हो लेकिन फायदा जरूर होता है। ज्यादातर राज्यों में देखा भी होगा आपने कि जाति को लेकर, धर्म को लेकर लड़ाया जाता है, आमने सामने कर दिया जाता है, पॉलिटिकल फायदा लेने की कोशिश की जाती है। लेकिन उन राज्यों से इतर राजस्थान अलग है। ये रैली उदाहरण बनती है कि किस तरह से राजनीतिक रूप से नहीं बल्कि गैर राजनीतिक तौर पर राजपूत समाज ने ये रैली आयोजित की, जिसमें सभी के एक साथ आने की बात कही, यानी कि सभी धर्मों का सम्मान करने की बात कही, जो मैसेज भी देता है। लेकिन राजनीतिक तौर पर बात करें तो इम्पैक्ट भी जरूर होगा 2023 में इस रैली का, और कह सकते हैं आने वाले वक्त में और भी इस तरह की बड़ी रैली करने की कोशिश दूसरे समाज या फिर राजनीतिक तौर पर की जा सकती है। चलिए इसी के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार। ऑन कैमरा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। एक्सीलेंट। द रिवार्ड फॉर मैरिज।